यस सर। ओके सर, ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। इनकम टैक्स क्लास में हम लोग आज एक्चुअली पीजीबीपी कंटिन्यूएशन चलेगा सर। पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस को कंटिन्यूएशन ही चलेगा। प्रोविजंस डिस्कशन हो रहा है सर। सबसे बोरिंग एरिया कवर हो रहा है, लेकिन सबसे काम का चीज। जिंदगी में जो जितना चीज बोरिंग होता है वो उतना काम का होता है, और जो जितना अट्रैक्टिव होता है वो उतना बेकार होता है। सुनने में खराब लगता है, हार्डकोर होता है। यस, इससे ऑलवेज अट्रैक्टिव चीज से दूर रहो, चाहे कुछ भी हो। कुछ समझा? सर ऐसा कौन बोलता है? सर ऐसे मैं मजाक मजाक से बोलता हूँ, आप लोग बुरा मत मानो। लेकिन क्या है ना, वैसे प्रोविजंस सबसे बोरिंग चीज है इनकम टैक्स में, लेकिन उसी में पूरा खेल छुपा है। अब तुम प्रोविजंस को इग्नोर करोगे तो फिर अल्टीमेटली तुमको पीजीबी का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब ऊपर और नीचे से जाएगा दिमाग के। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं समझने का। समय देने से हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न देता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग समय देना ही पसंद नहीं करते। सेक्शन 37 होगा ना? क्या होगा सेक्शन? हाँ, प्रोविजन ही पढ़े थे। सेक्शन आई थिंक मेरे को जितना याद आ रहा है, देख मेरे को याद है, साइंटिफिक हो चुका था डिटेल्स में। 35 इन्वेस्टमेंट लिंक हो चुका था डिटेल्स में। ठीक है। अच्छा, 35D प्रिलिमिनरी भी पढ़ चुके थे। 35DD है वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसके बारे में बात कर चुके थे। 36 इंटरेस्ट पेड इन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। अच्छा, 36 बताना है। 36 के रिलेटेड चीजें थोड़ा बताना है सर। 36 रिलेटेड चीजें बताना है। चलो ठीक है। उसके बाद 37, 37 खत्म होगा तो फिर 40 आएगा। 40 आने से एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा। जब तक 36 37 चलेगा माने कॉन्सेप्ट वही है, बस अलग अलग पॉइंट्स है। मैंने एक्चुअली हम लोग पीजीबीपी का किस तरह का पॉइंट पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो पीजीबीपी में ना क्या होता है, पीएल कैलकुलेशंस। ये पूरा पीएल का ही कॉन्सेप्ट है कि आखिर अकाउंटेंट अपने मैंने बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट से जो भी खर्चा दिखाया या जो भी इनकम शो किया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो पीएल बनाते हैं, सारा खर्चा को पीएल में क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं कि जो भी मेरा बिजनेस का खर्चा है ना भी है उसको भी ऐड करके हम लोग एक नेट प्रॉफिट बना देते हैं। प्रॉब्लम है कि इन अकाउंटेंट जो करता है उस हर बात से टैक्स वाले एग्री नहीं करते। ऑब्वियसली नॉमिनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो इनकम और एक्सपेंडिचर ही तो आता है। Yes, sir. हाँ हाँ। क्या आज तक क्या किया है, क्या करके आया है? पीएल डेबिट करने का मतलब क्या? पीएल को हम लोग डेबिट इसलिए करते हैं, खर्चा को इसलिए क्रेडिट कर लेते हैं। मैंने बेसिकली पीएल डेबिट टू खर्चा मैंने बेसिकली चार्ज कर। नॉर्मली एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है। तो लेकिन इसमें जब हम लोग पीएल को डेबिट कर रहे हैं, मैंने बेसिकली इसको चार्ज कर, मैंने पीएल में चार्ज टू एक्सपेंसेस बोल। हाँ, मैंने चार्ज करने मैंने पीएल डेबिट टू एक्सपेंस माने बेसिकली ये एक लेजर पोस्टिंग का एक तरीका है। वो क्रेडिट नहीं हो गया, खर्चा तो डेबिट ही होता है एज पर जर्नल एंट्री, लेकिन जब तुम पीएल में चार्ज करते हो तो पीएल में डेबिट कर देते हैं और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते हैं। ये लिखने का तरीका है लेजर में। ये लेजर में लिखने का तरीका है। ये सब बातें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास फिर से चालू करेंगे ना, उसमें कर लेना। वो जो सैटरडे में दिया हुआ है जो मैं अभी ऑफ रखा हूँ, ठीक है, उसको मैं फिर से चालू करूंगा। वो करता ही है सर, साल में 2 बार मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो जब भी बेसिक्स पढ़ाऊँ, बेसिक्स कर लेना। जिसका भी थोड़ा बहुत डाउट है ना जर्नल एंट्रीज एरिया में, लेजर पोस्टिंग एरियाज में, ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह में, स्पेशली रूल्स को यूज करना, डेबिट क्रेडिट का आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होता है। मैं बोल के रखता हूँ सभी को, चाहे तुम इंटर में हो फाइनल में हो फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली फाउंडेशन लेवल क्लास है, लेकिन
अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी नहीं है तो कर लो। अगर क्लियर है तो मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता। इंटर वाले बच्चे को नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि मन ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेसिक्स थोड़ा वीक है तो फिर कर लो, है ना। क्योंकि वहां पर मैं बहुत धीरे धीरे और एक एक चीज को बहुत चिल्ला चिल्ला के माथा खराब करता हूँ। थोड़ा बहुत तो किया भी था शायद तो, है ना, फिर बीच में मैंने ऑफ कर दिया, फिर से चालू करो। अभी थोड़ा सा बिजनेस लॉ का एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बाद में इसको। अच्छा ठीक है, चलो टैक्स में आते हैं। 36, ये जो एरिया है बेसिकली, ये एरिया क्या एरिया है सर? एडमिसिबल डिडक्शंस। क्या डिडक्शंस? एडमिसिबल डिडक्शन, जो चालू कहाँ से होता है? सेक्शन 30 से। मैंने 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पीजीबीपी कहता है, 28 में कहता है कि क्या क्या चार्ज होगा। एज पर सेक्शन 29 द इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28 हैज टू बी कंप्यूटेड। मैंने 28 में जितना इनकम को पीजीबीपी में चार्ज करने का परमिशन मिला है, सेक्शन 28 में पीजीबीपी में जितना इनकम को चार्ज करने का परमिशन मिला है, मैंने पीजीबीपी में क्या क्या इनकम चार्ज हो सकता है, चार्ज हो सकता है, मैंने पीजीबीपी में ट्रीट करना, पीजीबीपी में ट्रीट करना। सेक्शन 28 में उसके बारे में बोला गया। 29 कहता है, सेक्शन 29 कहता है, 29 कहता है कि द इनकम रेफर्ड टू इन 28 हैज टू बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। मैंने 28 में जितना इनकम के बारे में बोला गया है या पीजीबीपी इनकम के बारे में, 29 में उसको चार्ज करें। और सेक्शन 30 से लेके 43D तक डिफरेंट प्रोविजंस में उसका डिस्कशन किया है। इसमें सेक्शन 30 से लेके 37 तक का अगर ओवरऑल एरिया देखा जाए, जहां पर आपको एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में। नाउ इन सिंपल एडमिसिबल डिडक्शंस क्या है? बिकॉज पीजीबीपी इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैंने पीएल को रेक्टिफाई करो एज पर इनकम टैक्स पर्पस। अकाउंटेंट जिस हिसाब से बिजनेस में अकाउंट्स को मैनेज करता है, इट्स ओके विथ अकाउंटेंट्स, बट इट्स नॉट ओके विथ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अपने हिसाब से पीएल को चेंज करने के बारे में बोलता है। और वो चेंज क्या है? जो खर्चा तुम्हें अलाउ करने के लिए बोलेगा वो अलाउ करो, जो डिसअलाउड करेगा वो डिसअलाउड। इसका मतलब पीएल में जो प्रॉफिट होता है ना, वो नेट प्रॉफिट कुछ गड़बड़ है। अगर तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख टका का, लेकिन उसमें मानो कुछ खर्चा या डेप्रिसिएशन का खर्चा समथिंग जो गड़बड़ किया, गड़बड़ माने एज पर टैक्स नहीं है, तो इनकम टैक्स बोलेगा कि एज पर टैक्स नहीं है तो एड बैक कर दो, क्योंकि उसके कारण तुम्हारा पीएल बढ़ चुका है, कम कम हो चुका है। एड बैक करके पीएल को ठीक करो। कुछ इनकम भी ऐसे हैं, ठीक है, जो पीएल में दिखाना चाहिए था पर तुमने नहीं दिखाया, तो उसको तुम इधर लेस करो या ऐड करो। जो मैंने ऐड लेस के जब मैंने फॉर्मेट बताता हूँ उस टाइम पे मैं ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुका। डोंट वरी, फिर से इसका एप्लीकेशन में बात होगा। मैंने जैसे ही मेरा सारा प्रोविजन एक बार मैं कंप्लीट कर दूंगा ना सर, उसके बाद मैं कंप्लीट क्वेश्चन वापस करवाऊँ, उस टाइम पे आपको इसका एप्लीकेशन के ऊपर फिर से बात करें। लेकिन अभी ना हम लोग इंटरिम पीरियड में हैं, बीच के सिचुएशंस में, जो सिचुएशंस हमें एक एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करने के लिए मेरे को बाध्य होता है। ठीक है, क्यों सर? इसलिए क्योंकि अगर एक एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको हमेशा पीजीबीबी का कंप्लीट क्वेश्चन करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। एग्जाम आपको सिर्फ सेक्शन 30, सेक्शन 32, नॉर्मली पॉपुलर पॉइंट क्या है 32 डेप्रिसिएशन के ऊपर ये क्वेश्चन कर 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का एक 32 का एरिया कवर कर दिया सिर्फ डेप्रिसिएशन। सिर्फ 35 से भी क्वेश्चन कर सकता है, मैंने साइंटिफिक एक्सपेंडिचर से 32 एडिशनल डिप्रिसिएशन के ऊपर भी सवाल कर सकता है। आजकल तो एमसीक्यू भी आ चुका है, उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको ईच एंड एवरी सेक्शन के ऊपर ग्रीफ होना चाहिए। और एक ब्रॉड क्वेश्चन जब होता है जिसमें पूरा पीएल को रेक्टिफाई करने का बात करता है, उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई पॉइंट एडजस्टमेंट में दे सकता है। 32 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है, 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ठीक है सर, अब 35 एडी तक तो मैंने बोल दिया था। 35D भी हो चुका था, है ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लास्ट क्लास में बोला था। 35 DDA हुआ था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर्स। माने अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है वॉलेंटरीली, मानो उसका जॉब अभी भी 2 साल बाकी है, लेकिन जिस काम कंपनी में वो काम किया, लॉन्ग टर्म के लिए काम किया,
तो कंपनी उसको अचानक से छोड़ेगा और बिना सैलरी कुछ देके छोड़ेगा क्या? इतना दिन काम किया, वीआरएस ले रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ लमसम में पेमेंट करते हैं। लमसम अमाउंट कभी कभी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं किस ग्रेड का एम्प्लॉय था उसके ऊपर। तो लेकिन ये एक साथ एट ए टाइम इतना अमाउंट जब एम्प्लॉयर खर्चा करता है और पूरा अमाउंट अगर पीएल में चार्ज कर दिया, तो फिर पीएल तो झट से गिर जाएगा। और अगर पीएल झट से गिर जाएगा तो फिर सरकार का टैक्स कलेक्शन में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको 5 साल का एमोर्टाइजेशन का टाइम देता है कि ठीक है, आप एक एट ए टाइम में खर्चा करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खर्चा करो, आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉय, ठीक है, आप प्यार से जिसको जो करोगे आपका रूल्स के हिसाब से करोगे, लेकिन मैं आप इनकम टैक्स में इसको झट से पूरा अमाउंट नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसे दिखाने से सरकार को टैक्स कैलकुलेशन में उनका टैक्स का जो कलेक्शन है उसमें हैम्पर होगा। माने आप एक चीज समझो सर, सरकार का, गवर्नमेंट का, सरकार माने गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अप्रोच समझने का कोशिश करो। गवर्नमेंट आपको हर पॉइंट में कहना क्या चाहता है। जैसे एशियन पेंट्स का एक ऐड आता था, उसमें क्या आता था पेंट्स में, हर घर कुछ कहता है, आता था ना एक, हाँ, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट्स या बार्जर रंगोली ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा एक उसका टैगलाइन था, हर घर कुछ कहता है। सिमिलरली इनकम टैक्स में जो भी सेक्शन है, हर सेक्शन कुछ कहता है। कहता क्या है, सरकार क्या सोच रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच गवर्नमेंट वांट्स टू पुट, कि किस सिचुएशंस में वो सिचुएशंस को बनाना चाहता है, क्यों, इसके पीछे सरकार का हमेशा दो मकसद होता है। एक, टैक्स पेयर्स को भी थोड़ा बेनिफिट देना चाहता है, आपको एकदम मैंने मारने का नहीं सोचता है कि आपको एकदम मार के खत्म कर देगा, ऐसा भी उनका अप्रोच नहीं होता, आपको भी थोड़ा बेनिफिट देगा ताकि आप भी थोड़ा बहुत खुश रहो, पागल ना हो जाओ, ठीक है, मैंने नहीं तो टैक्स के बार्डन में पब्लिक बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। और उसको भी एक चिंता होता है कि ठीक है सारा छूट दे देते, ऐसा ना हो कि मेरा ही मैंने भंडारा खाली पड़ गया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली भंडार खाली हो जाएगा तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, समझे। जैसे एक सिंपल बात कर रहा हूँ, कल नॉर्थ बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, कांचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल हो चुका है। ऐसे देखो कभी ना कुछ एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, लेकिन हाँ कम होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ठीक है, कि जानबूझ के किया कि क्या रीजंस है। बेसिकली ये मैंने बेसिकली मैन फेलियर है, मैंने ह्यूमन रिसोर्स फेलियरिटी है, जो नहीं होना चाहिए था, सिग्नल कैसे क्रॉस कर लिया, तो इस तरह का चीजें कम होना चाहिए, बट ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि कुछ नेता लोग अभी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, खराब होगा तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन वाले चिल्लाएगा। तो अभी एक चीज रिसेंट गवर्नमेंट का क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन का टिकट का फेयर कम नहीं हो रहा है, टिकट का फेयर दिन में दिन बढ़ रहा है। तो कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि ये अनैतिक है, ट्रेन का टिकट का दाम दिन पे दिन बढ़े जा रहा है, लेकिन फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। चलो ऑपोजिशन लीडर लोग तो ऐसा ही बोलेगा, नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि टिकट का दाम बढ़ा है तो कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया अपने आप को इंटरनेशनल सिनेरियो में रेलवे का जो सिस्टम है उसमें काफी डेवलप भी किया है। अब देखो इतना बड़ा देश है, कहीं ना कुछ गलती तो होता ही रहता है, इससे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक जान भी बहुत कीमती है। आज मेरे साथ होता तो, या मेरे फैमिली के साथ होता तो हम अभी गला चढ़ा के नहीं बोलते, है ना, दैट्स अ ट्रूथ। लेकिन पॉइंट है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा ट्रेन हो रहा है, वंदे भारत जैसे ट्रेन हो रहा है, फिर इवन वंदे भारत में सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं, वंदे भारत का जो नॉन एसी ट्रेन भी बना है, जो हमारी ईस्टर्न साइड में कम चल रहा है, बट वेस्टर्न साइड में बहुत सारा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने नजर किया कि जैसे मैं देख रहा था, ममता दीदी एक जगह में बता रहे थे कि टिकट का दाम इतना नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, ठीक भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, सबका अलग अलग अप्रोच होते हैं, बट फाइनेंशियली अगर मैं चीजों को देखता हूँ, मैं नॉर्मली इसको ऐसे नहीं देखता हूँ कि पॉलिटिकली क्या करेक्ट है क्या नहीं, मैं फाइनेंशियली वायबिलिटी को चेक करता हूँ। जैसे ममता दीदी हो या लालू प्रसाद यादव को, ऐसे लोग बोलते हैं कि ट्रेन का टिकट का फेयर कम हो जाना चाहिए, पब्लिक को और सस्ता में टिकट देना चाहिए। लेकिन सस्ता टिकट देगा तो सरकार के घर में पेमेंट को भी तो कम जाएगा, और अगर सरकार का पेमेंट अर्निंग रेवेन्यू रिसोर्सेज कम होगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो हम चाहते क्या है कि थोड़ा मॉडरेट करके चलना चाहिए, बेनिफिट भी देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली टिकटिंग कॉस्ट अगर नहीं बढ़ेगा तो ये मुश्किल है। और मैं ऐसा मेरे को लगता है कि
लोग हमारे देश में गरीब से गरीब लोग ट्रेन के टिकट के लिए जो खर्चा करता है, ये ऐसा भी नहीं है कि अपनी इनकम से बहुत ज्यादा खर्चा करता है, मॉडरेट खर्चा ही करता है। मैंने ऐसा नहीं कि बहुत महंगा खर्चा कर दिया। गुटखा पान पराग तो खाता है सर, सारा दिन में पूरा एकदम चेन लेके बैठ जाता है। जो गरीब से गरीब रिक्शा वाला को भी मैंने देखा, ठीक है, पूरा पान पराग का चेन लेके बैठ जाएगा, तब दाम का ख्याल नहीं है। लेकिन ट्रेन में चढ़ेगा 5 टका, ट्रेन का टिकट 5 से 10 हो जाएगा तो बोलेगा क्यों बढ़ गया। लेकिन पान पराग 10 से 20 हो जाए, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एडुकेशन की कमी। और सबसे बड़ी बात, लेकिन इसको क्यों कैसे यूज करते हैं कुछ नेता लोग, कि अल्टीमेटली ट्रेन का टिकट का फेयर को कम करके जनता के सामने एक हीरो बन जाता है। क्योंकि हमारे देश में गरीब लोगों का संख्या, टिकट भी नहीं काटता, टिकट भी नहीं काटता। टिकट नहीं, एग्जैक्टली, बात सही। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सरकार को टिकट धीरे धीरे बढ़ाने का मतलब, देखो इन्फ्लेशन है, तो एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक मॉडरेट सिस्टम में चलना है। हमेशा वो माने पब्लिक को ऑयल लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे लालू प्रसाद क्या किया था मेरे को याद है, तुम लोग तब शायद जन्मे भी नहीं थे, 2004-5 का बात है, ठीक है। लालू प्रसाद तब रेल मिनिस्टर थे, लालू जी, ठीक है। उन्होंने ट्रेन का टिकट का फेयर 7 टका मिनिमम चल रहा था उस टाइम पे, 7 का फेयर को 3 टका कर दिया मिनिमम। उन्होंने ये मैंने अप्रोच लगाया कि 3 टका होने से लोग टिकट काटेंगे, जो लोग टिकट नहीं काट रहे वो 3 टका होने से टिकट काटेंगे, क्योंकि 3 टका तो दे ही सकता है। बट यहाँ पर लालू जी पूरा एकदम सुपर डुपर फ्लॉप होता है। एक्चुअली जिनको देना नहीं होता है ना, वो 3 टका भी नहीं देता। ये चीज लालू जी के अप्रोच में गलती रह गई। उनको लगा कि 7 का मिनिमम फेयर है, उसको मिनिमम 3 कर दे। लोकल ट्रेन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 का फेयर को 3 किया, लेकिन उसमें थोड़ी ना माने अन टिकट वाले लोगों का संख्या कम हुआ। उल्टा और मजा, भाई 3 टका क्या करेगा, 3 टका लेके चल यार, दे नहीं देते। मैंने बेसिकली उनका मानना था 7 टका देने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 3 टका कर देते। लेकिन कुछ भी हेल्प नहीं हुआ, उल्टा लालू जी तो और गजब की चीज किया था। ये जो ट्रेन के अंदर जो बॉगी था, स्लीपर डब्बा जो होता है ना, स्लीपर के अंदर नॉर्मली कितना हो लोग सोते हैं एक नॉर्मल स्लीपर में? नहीं नहीं, मैं एक एक जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें 3 3 6 तो 8, है ना? 8 कैपेसिटी होता है ना स्लीपर में, थर्ड एसी में भी 8 होता है, तो सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में कम है। तो नॉर्मली 8 होता है कैपेसिटी, यानी 8 बर्थ होते हैं। उन्होंने इस 8 बर्थ में और 2 बर्थ घुसाया था, पता है आपको? आप सोचो तो सही, मैं क्यों, मेरे को याद आया। जनरल को छोड़ो, उस पे तो बर्थ का, ठीक है, स्लीपर पे वो 10 बर्थ रखा था, 10। वो जो साइड बर्थ में जो 2 था ना, उसके बीच में एक को घुसाया। तो खिड़की होती है? नहीं नहीं, साइड बर्थ में अपर लोअर होता है, वो अपर वाले को थोड़ा सा और ऊंचा किया। हाँ, उसी के अंदर किया, तुम सोचो। और जब रेलवे एक्सीडेंट होगा लोगों का हालत क्या होगा, और थोड़ा सा इधर उधर होगा तो क्या हालत होगा। इवन उसके बाद प्रॉफिट को कुक करके, अब सोचोगे तो पागल हो जाओगे, प्रॉफिट कुक करके दिखाया कि रेलवे इज हाईली प्रॉफिटेबल। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक पूरा टीम आया था कि 3 टका मिनिमम फेयर करके चला कैसे रहा है। और गवर्नमेंट डेटा, यूपीए का सरकार था, मैंने कांग्रेस डोमिनेटेड सरकार था, यूपीए सरकार था। और ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, सारा डेटा आपको मिल जाएगा, और जो भी मैं बोल रहा हूँ विद प्रूफ मिलेगा, गूगल करोगे तो पता लग जाएगा। और ये सब मैंने उस टाइम को मैंने एक्सपीरियंस भी किया। उस टाइम पे मेरे को नॉलेज कम था फाइनेंशियली क्या हो रहा है, पर आज समझ में आ रहा है। हार्वर्ड से एक टीम आया था ये चेक करने के लिए कि मिनिमम 3 टका में इतना हाई प्रॉफिट बने, इतना बने, रेलवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन रेलवे दे कैसे। और बकायदा कंपनी गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग डेटा है, वो सारा का सारा डेटा में प्रॉफिट।
बहुत कंजेस्टेड, एसी एसी इकोनॉमी। फिर भी एसी होने से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, स्लीपर में कैसे करेगा? जो भी हो, इस तरह का सब कांड किया है पहले भी, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि गवर्नमेंट बीच बीच में कभी कभी सुविधा भी देता है, कभी कभी ऐसे ऐसे अप्रोच लेता है जो अल्टीमेटली ब्लंडर हो जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हर अप्रोच के पीछे, चाहे टैक्स का प्रोविजन हो, रेलवे का डिसीजन हो, हर अप्रोच के पीछे पैसा कमाने का चिंता सरकार को होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तुम असुविधा क्रिएट कर रहे हो, या फिर मैंने लोगों को कहा तुमको बेटरमेंट करना चाहिए, तुम लोगों का बेटरमेंट की जगह लोगों को एडजस्ट करने बोल रहे हो और अपने इनकम बढ़ाओगे। मेरे को ये अप्रोच समझ में नहीं आता। समय के साथ साथ इंसान का घर बढ़ता है, पहले तुम्हारा घर नहीं था, फिर तुम्हारा एक घर बनेगा, फिर एक माला की जगह दो दो माला बनेगा, फिर रूम में एसी लगेगा, ठीक है। लोग ऐसे ऐसे करके ही जिंदगी का सब ऐसा है। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, धीरे धीरे और तुमको एडजस्ट करना है, तुमको और डिटोरिएट करना है। ये मेरे को समझ में नहीं आया। जो भी हो, चलो आगे बढ़ते हैं टैक्स में। इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये क्या चीज है? सेक्शन 36, ये भी एडमिसिबल डिडक्शंस का ही एक पार्ट है। इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरो, कैपिटल बोरो माने अगर आप लोन लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सपोज आपका चार्टर्ड का प्रोफेशन है, या लॉ का प्रोफेशन है, या फिर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल हो, आप अपने प्रोफेशनल पर्पस में लोन लेते हो या फिर अपने बिजनेस पर्पस पे लोन लेते हो, और उस लोन का आप कैपिटल जो बोरो करते हो उसका इंटरेस्ट पे करते हो। However, any interest paid for acquisitions of an asset, whether capitalized in the books of account or not, for any period beginning from the date on which the capital was borrowed for acquisitions of the asset till the date on which such asset was first put to use, shall not be allowed as deductions. Such amount of interest would be added to the actual cost of. क्या समझे? आपने जब लोन लिया एसेट परचेज करने के लिए, बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, एनी पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल वाज बोरो, जिस दिन आपने कैपिटल को मैंने बोरो किया फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट, एसेट को खरीदने के लिए, टिल द डेट ऑन विच सच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, जब तक आप उसे यूज नहीं करते, शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, वो पर्टिकुलर अमाउंट जब तक आप यूज नहीं करते वो डिडक्शन नहीं ले सकते। सच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जब तक यूज नहीं होगा वो अमाउंट ऑफ जो कॉस्ट आपने भरा वो आपके एसेट के दाम पे, कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा, एसेट के कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। माने इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 में मैंने कोई एसेट परचेस किया, वो एसेट मैंने लोन पे लिया, सपोज 10 लाख का एसेट है और 10 लाख मेरा लोन पे है, ठीक है। 10 लाख पे मानो 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 10 लाख का 10% मैंने कितना हो जाएगा? 10,000। अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 है, तो ये 10,000 मानो 1/1/2024 से लेके 1/1/2025 तक मैंने एसेट को यूज नहीं किया, पुट टू यूज हुआ 1/1/25 के बाद। लेकिन ये 1/1/24 से लेके 1/1/25 तक इंटरेस्ट तो भरना पड़ा, बैंक थोड़ी ना रोकेगा। तुम यूज नहीं कर रहे तो कि बैंक बोलेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी करता है। लोन लिया तो एक सर्टेन पीरियड के बाद इंटरेस्ट पेमेंट करना चालू हो जाता है, लेकिन तुम्हारा एसेट पुट टू यूज बाकी। तो गवर्नमेंट कह रहा है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के तहत कि अगर आपका पुट टू यूज बाकी है तो इसके बीच तक का जो पीरियड है उसमें जितना इंटरेस्ट आपने भरा वो 10, अगर एसेट का दाम आपने 10 लाख बोला ना, तो उसमें एसेट में 10,10,000 टका ऐड हो जाएगा, उसको कॉस्ट में ऐड कर, उसको कॉस्ट में ऐड कर, इस तरह का पॉइंट बता रहा। लेकिन आप पुट टू यूज के बाद जो इंटरेस्ट रहेगा वो खर्चा दिखा सकते हो, वो एडमिसिबल होगा, लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो एसेट के दाम पे ऐड हो जाएगा। चलो मैं उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आपको समझाता हूँ। क्या है ना,
एग्जामिनेशन सिचुएशंस में आपको किसी भी तरह का चैलेंजिंग क्वेश्चन के सामने डाल सकता है। क्या आपको हर पॉइंट के बारे में एक आइडिया रखना जरूरी हो जाता है। सर स्टेप मार्किंग होता है अगर हाँ हम सब सही बनाए, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आया। हाँ हो सकता है तेरा बिजनेस इनकम सही निकला, हाउस प्रॉपर्टी इनकम गलत है, तो बिजनेस इनकम सही निकालने के कारण तेरे को मार्क्स दिया जाएगा ओवरऑल। हाँ हाँ जितना सही उतना मार्क्स देता है सारा ही। अगर मेन कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ करके रखेगा तो फिर ऊपर वाले के भरोसे। अब नेगेटिव मत सोचा, नेगेटिव सोचना बंद कर जिंदगी में। ये हमको ये सिखा रहा है कि सरकार के साथ ऐसे सीखना है, कहीं पर भी गलती नहीं करना है, तो मिलना तो नहीं है। तुम ये जानो कि मैं सीखूंगा और सही करूँ, थोड़ा बहुत गलती मैन इंसान से हो जाता है। तुम ये सोचो कि मेरे को सीखना है और उसको सीख के एग्जाम में जाके सही करना। ठीक है, तुम ये फील ही मत करो, मैंने ये फीलिंग्स लाना ही नहीं चाहिए कि अगर गलती हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मैंने जैसे मानो कि एक क्रिकेट का एग्जांपल मेरे को थोड़ा समझ में आता है तो मैं क्रिकेट से एग्जांपल देता हूँ। एक बैट्समैन ट्रेनिंग करते वक्त अपने कोच को बार बार पूछ रहा है, सर अगर ये बॉल डाल दिया तो तब तो मैं आउट हो जाऊंगा। मैंने उसको 4 बॉल खिलाया, उसने चारों बॉल में स्कोर किया, लेकिन पांचवा एक दूसरा काइंड ऑफ बॉल है, से फॉर एग्जाम्पल उसको लेग स्पिन खेलना नहीं आता। ठीक है, बहुत क्रिकेट का एग्जाम्पल है, लेग स्पिन खेलना नहीं आता, तो उसको वो अपने कोच सर को पूछ रहा है कि सर अगर बाई चांस मेरे को लेग स्पिन दे दिया तो सर वो उसको भी मेरा थोड़ा करा दो। हाँ उसमें तो मैं आउट हो जाऊंगा सर। ये सोच के साथ जाओगे तो लेग स्पिन में आउट होके ही आओगे ना। समझ में आया? इसलिए तुमको अगर आउट नहीं होना है तो तुम ये, हो सकता है किसी चीज में आपका वीकनेस रह सकता है, हर कोई हर चीज में स्ट्रेंथ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वीकनेस सबका होता है, चाहे क्रिकेट हो या एग्जाम, टैक्सेशन एग्जाम। लेकिन आप अपने वीकनेस के बारे में कम सोचो, अपने स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा सोचो। ये फॉर्मूला है जिंदगी का। ज्ञान नहीं बांटना चाहता, बट क्या करें, सिचुएशन ही ऐसा कर देते हो आप लोग, बोलना पड़ता है। अच्छा आज ही स्टॉक मार्केट क्लास चल रहा था, अभी आप लोग आने से पहले रोज यही चलता है। तो स्टॉक मार्केट क्लास में एक लड़का मेरे पास ज्वाइन करने से पहले 33,000 का लॉस खा के बैठा है। ठीक है, हार्डली 25-26 का एज है, तो स्टॉक मार्केट में इतना लत लगा बिना सीख के और बिना आधा आधा नॉलेज में। ठीक है, वही यूट्यूब नॉलेज। ठीक है, कभी इसका वीडियो कभी उसका वीडियो। अब यूट्यूब वीडियो में प्रॉब्लम क्या है ना, अलग अलग लोग अलग अलग बात करता है, तुम किसी पर्टिकुलर इंसान पे एक भरोसा नहीं कर रहे हो, किसी एक को तुम गुरु नहीं मान रहे हो, तो तुम इतना खिचड़ी सीखोगे, वो खिचड़ी तुमको कंफ्यूज ही रखेगा, वो कभी भी तुम्हें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देगा। ठीक है, तो क्योंकि वो जब वो करता है तो वो कुछ कर रहा है, मैंने कुछ जान के ही कर रहा है, बिना जाने तो नहीं कर रहा है। मैंने मार्केट में पैसा कमाने के लिए या गवाने के लिए भी नॉलेज तो होना चाहिए, तो वो जान के ही कर रहा है, लेकिन खिचड़ी नॉलेज से कर रहा है ना, इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं पा रहा है। किसी एक को तो भरोसा करता है, किसी एक पे डटे रहना है, फिर अपना दिमाग को उसके थ्रू से भरना है, उसके बाद आप अपना एनालिसिस दे सकते हैं, या फिर किसी और का बात भी समझने लायक बन सकते हैं। पहले अपने माइंड को उतना फर्टाइल बनाओ। प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग उनसे फर्टिलिटी लेते हैं, कभी इनसे फर्टिलिटी लेता है। अरे भाई सबका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, तो अल्टीमेटली जो केमिकल कॉम्पोजिशन तुम अलग अलग तरह से ले रहे हो सब हार्मोन का खेल है। समझ रहे हो? ये पूरा बॉडी हार्मोन का खेल है। अब कोई किसी एक का अप्रोच आपका एक तरह का हार्मोन दे रहा है, दूसरे का अप्रोच आपको कुछ और तरह का हार्मोन दे रहा है। अब अलग अलग हार्मोन से आप खिचड़ी बन रहा है आपका, और उसके लिए क्या हो रहा है ना, डिसीजन मेकिंग पावर चला जा रहा है। मेरे को बार बार सर किसी तरह से ये लॉस को रिकवर करना है। मेरे पास क्लास कितना दिन कर रहा है? नहीं सर 1 हफ्ता हुआ है। कम से कम 2 महीना वेट कर, फिर जाके तेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ा सा शांत होगा, उसके बाद धीरे धीरे तू कमाए। अरे सर वो तो समझ में आ रहा है, मैं तो फिर शांत होना सीख। हड़बड़ 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 33,000 गवाया ना, 33,000 को कमाने के लिए पागल हो रहा है। मैंने बेसिकली वो कमा तो नहीं पाएगा, उल्टा और 33,000 गवाएगा। समझ में आ रहा है सर?
इसीलिए किसी एक पे बने रहना है। दिस सेक्शन ऑथराइजेस डिडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, ये अदर डिडक्शंस का पार्ट है। सेक्शन 36 इसके बारे में बात करें। इसको हम लोग पढ़े थे क्या लास्ट क्लास में? हाँ हाँ, ये वाला नहीं था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो अभी आपको एक्चुअली मैं समझा रहा। 36 ऑलरेडी चालू हो चुका है। 36 के ऊपर 36 में 36(1) सबसेक्शन 1 इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने बेसिकली एक बार रिपीट कर देता हूँ 36 को। अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी तरह का इंश्योरेंस लेते हो, आपकी कंपनी में काम करता है, इफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन आउट अगेंस्ट रिस्क डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक और स्टोर्स यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द प्रीमिया सेड इज पेड इज डिडक्टेबल। माने अपने स्टॉक को बचाने के लिए आप कुछ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस करके रखें, और वो जो प्रीमियम आप भर रहे हो वो डिडक्टेबल खर्चा है। माने आप अपने पीएल में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बोल के दिखा सकते हो, तो वो खर्चा डिडक्टेबल है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अंडरटेकन फॉर एनी पर्पस इज नॉट अलाउबल अंडर दिस क्लॉज। लेकिन अगर माने एनी इंश्योरेंस अंडरटेकन फॉर एनी अदर पर्पस, माने पॉइंट इज रिस्क डैमेज डिस्ट्रक्शन छोड़ के किसी और इंश्योरेंस को इसके अंदर घुसा के डिडक्शन क्लेम करना। जैसे बहुत बार क्या होता है, किस तरह का बदमाशी करते हैं, प्रीमियम तो भरा पर लाइफ इंश्योरेंस का भरा, तो लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा पीएल में काय को बने, बिजनेस में काय को दिखा रहे हो? वो तो तुम्हारा निजी जिंदगी का है। तो निजी जिंदगी के साथ बिजनेस का क्या कनेक्शन? बिजनेस के स्टॉक, बिजनेस का रेस, बिजनेस का डैमेज, बिजनेस के डिस्ट्रक्शन के साथ बिजनेस का कनेक्शन है। तुम्हारा खुद का लाइफ इंश्योरेंस या तुम्हारा बीबी का लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, उस इंश्योरेंस का प्रीमियम को बिजनेस पे काय को प्रीमियम डिडक्ट कर रहे हो? समझ में आ रहा है? इसीलिए लॉ को ऐसे लिखना पड़ता है। बट द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अंडरटेकन फॉर एनी अदर पर्पस इज नॉट अलाउबल अंडर दिस क्लॉज। यानी हम लोग का माथा इतना माने शैतान होता है कि सरकार एक चीज पहले बताता है, फिर उस चीज का गलती माने लोग उसको मिसयूज ना करे, फिर सेकंड में एक एक बेड़ा लगा देता है, ठीक है, मैंने उसको क्या बोलते हैं, मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा कि भाई देखो हम इसके बारे में बता रहे हैं, तुम इसके बाद जगह में कुछ और यूज मत कर रहे। ये क्यों? ये हमारा शैतानी दिमाग के कारण है। पब्लिक को थोड़ा सा जगह दोगे ना, वो कुछ भी कर सकता है। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B, ठीक है, इसमें बोलते हैं दिस क्लॉज सीक्स टू अलाउ अ डिडक्शन टू एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय हिम बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश। कैश में करोगे एम्प्लॉयर का ये हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। सपोज एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा एक कंपनी, तुम्हारी कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है सर, चलेगा ना, रखिएगा ना मेरे को, ठीक है, मेरे को क्या क्या काम पे रख सकता है, ट्रेनिंग के काम पे रख सकता है, मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है, ये इसमें मेरा एबिलिटी थोड़ा हाई, किसी को कोई चीज समझा सकता और थोड़ा ठंडा दिमाग का हूँ, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझ सकता हूँ, ठीक है, कोई मेरे पे जल्दी से गुस्सा नहीं करता है, ठीक है। ये सब चीजों के कारण मैं हमेशा किसी भी टीम, जब भी कोई टीम बनता था ना, उसमें मेरे को इसीलिए लीडर बना जाता था, मेरा ये दो कैरेक्टर को देखते हुए, ठीक है। नॉर्मली मैं जल्दी से हिटअप नहीं होता, और सबके साथ एक मोटा मोटी रिलेशन रहता था, मैंने सबसे बदमाश के साथ भी रिलेशन रहता था और सबसे अच्छा के साथ भी रिलेशन, ठीक है, इसलिए हिटअप मोमेंट में ऑलवेज यही उसको बोला, उसको बोला। पता नहीं किसको क्या समझा देता हूँ, वो दोनों ही शांत हो जाता है। तो प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ, अब मानो कि तुम नहीं चाहते कि मेरे को तुमने अपने कंपनी में रखा, और मैं मानो कि एक तुम्हारी कंपनी का एक बहुत ही केएमपी जैसा हूँ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक बंदा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे हेल्थ को लेकर बड़ा चिंतित हो, ठीक है, तो आप मेरे लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखे कि सर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो। तो दिस क्लॉज सीक्स टू अलाउ डिडक्शंस टू एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय हिम बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉय, ठीक है, तो मैं आपका कौन हूँ, एम्प्लॉय हूँ, आप मेरा एम्प्लॉयर इन अकॉर्डेंस विद स्कीम फ्रेमवर्क। लेकिन आप कैश में करोगे तो नहीं चलेगा, सारा पेमेंट ऑनलाइन में करना पड़ेगा। मैंने बेसिकली मैंने वैलिड मेथड से, कैश में क्या दिक्कत है,
प्रीमियम तो भर रहे हो, प्रीमियम भी चल रहा है, लेकिन कैश में ब्लैक मनी हो सकता है ना, इसलिए गवर्नमेंट आपको कैश में अलाउड नहीं करता। हाँ, इसीलिए तो गवर्नमेंट चाहता है कि हम, हाँ ऑब्वियसली इलीगल इनकम इनकम के ऊपर टैक्स तो चाहिए। मजा का बात है कि इलीगल इनकम पे अगर तुम टैक्स दे देते हो, वो और ब्लैक मनी नहीं देते। नहीं समझे? आपका इनकम इलीगल है, लेकिन आप टैक्स दे के काम करते हो, तो उसे आप ब्लैक मनी नहीं देते। ब्लैक मनी के लिए वो है जो टैक्स, तो पैसा और टैक्स में छुपा है। जो पैसे में टैक्स नहीं देते हैं वही मेरा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का यही डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ अर्निंग इलीगल है, ठीक है, तब तो बेसिकली प्रॉब्लम है। लेकिन आप इलीगल पैसा कमा रहे हो, लेकिन सरकार के घर में आपका सब क्रिस्टल क्लियर, तो ब्लैक नहीं हुआ ना, पैसा व्हाइट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली जो इलीगल सोर्स पे कमाता है ना, वो इतना कमाता है, उसका ब्लैक मनी हो ही जाता है। क्योंकि इलीगल सोर्स ऑफ मनी कभी भी लिमिटेड नहीं होता है, उसमें बहुत पैसा होता है। मैंने आप बस उसमें घुस के देखो, इतना पैसा है कि आप इतना ग्रीडी हो जाओगे ना, कि रोज आपको अगर किसी जगह से 10,000 20,000 ऐसे ही आने का एक मौका मिलता है, और वो भी इलीगली, ठीक है, तो आप बेसिकली फंस जाओगे। और अगर आप मुझे बताओ कि इतना पैसा अगर आप सरकार के घर में दिखाओगे, तो सरकार आपको ट्रैक कर ही लेगा, तो ये कहाँ से कमा रहे हैं इतना पैसा। मानो आपका घर एक गांव में है, और गांव में बैठ के इतना पैसा ये कहाँ से कमाता है, शक तो होगा। क्योंकि भारत में सरकार को पता है कि ये गांव में क्या रिसोर्सेज है। हमें लगता है सरकार को क्या पता होगा, अरे सरकार को सब पता होता है। वो चाहे तो हर किसी को ट्रैक कर सकता है, हर किसी को ट्रैक कर सकता है। और आज के डेट में तो और संभव है, सॉफ्टवेयर के कारण बहुत सारा चीज आ चुका है। ठीक है, तो किस गांव में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसके पास कितना जमीन है, सभी चीजें सरकार के पास है। उसमें या तो आपको आपके घर के नीचे से कोई पुराना सोना जहरत मिल गया, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट क्लेम करेगा, थोड़ा बहुत आपको देके, बाकी तो अपने पास ही रखेगा 20। हाँ, लेकिन वो सरकारी है, गवर्नमेंट का है। तो सोचो, ऐसे थोड़ी है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आप करोगे, ये कोई भी अरे गरे इंश्योरेंस कंपनी से करने से नहीं होगा, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करके देगा, जिसमें सरकारी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस, मैंने लाइफ छोड़ के जो भी चीजें होते हैं वो सब जनरल होता है। इवन हेल्थ इंश्योरेंस भी जनरल में आता है, बिकॉज वो लाइफ के ऊपर नहीं है, वो हेल्थ के ऊपर है। एंड एनी अदर इश्यूअर एंड अप्रूव्ड बाय द IRDA। तो नॉर्मली जो भी IRDA अप्रूव्ड स्टॉक बने इंश्योरेंस कंपनी होगा, उसका चलना चाहिए। दोनों 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 ही होना चाहिए। हाँ हाँ, माने बेसिकली अगर वो GIC है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, तो वो तो बनेगा ही। और IRDA अप्रूव्ड बने, बेसिकली यहाँ पर और भी बोल सकते हो एंड भी बोल सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो IRDA अप्रूव्ड होता है ना, हो सकता है कि वो प्राइवेट है। जैसे कुछ कंपनीज है, भारती आक्सा हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC हेल्थ इंश्योरेंस, दे आर नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं है, प्राइवेट पार्टी है, इंश्योरेंस बेचता है, लेकिन IRDA के तहत अप्रूव्ड है। IRDA खुद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इंस्टीट्यूशन है। IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें एक आई भी लगता है, IRDAI। तो कहीं ना कहीं वो भी गवर्नमेंट का ही हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और ये सीधा सीधा गवर्नमेंट का है। जैसे LICI सरकारी है ना, वैसा ही GICI भी सरकारी है। LICI मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GICI मैंने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ। हाँ हाँ, जो हम लोग LIC करते हैं उसी का बात कर। GICI का भी शेयर मार्केट में, एक शेयर का दाम 388 चल रहा है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC का भी शेयर, इसमें मेरा होल्डिंग है LIC। LIC पूरा पूरी स्टॉक मार्केट में पहले स्टॉक मार्केट में नहीं था, बाद में LIC स्टॉक मार्केट में आया लास्ट ईयर। उसमें से हार्डली 5% उसने
मार्केटेबल कर दिया, बाकी सब सरकार के होल्ड में। 100% में से 5%, 7% शेयर मार्केटेबल किया है, जो पब्लिक ट्रेड के लिए रखा है। ठीक है, मैंने इसको 700 में लिया, 700 750 ऐसा एक साथ। ये देखो ना कब आया, 2022 आया था 900 समथिंग, 800 समथिंग में, फिर आके थोड़ा गिर गया था, फिर उसके बाद 600 से मैं ऑलमोस्ट ऐसे एरिया में। सरकारी है पर इसमें थोड़ा बहुत डाइवेस्टमेंट बोलते हैं इसको, डाइवेस्ट करके थोड़ा सा 5% के आसपास का, इसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसको स्टॉक मार्केट में डालते ना तो सरकार को कुछ पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्स अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है, 20,000 करोड़ के समथिंग इसको मार्केट से उठाना था। ठीक है, तो हाँ उठाया, उठाया, लेकिन काफी लोग ओपोनेंट गवर्नमेंट जो है, मैंने विरोधी है, वो चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं एलआईसी को प्राइवेटाइज कर दिया, इसीलिए तो चिल्लाते हैं ना, तो मोदी सब बेच दिया। ये जो बोलता रहता है ना मोदी सब बेच दिया, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी मैंने मानो कि जो कांग्रेस सपोर्टेड है, वो बोल रहे हैं कि देखो एलआईसी को बेच दिया, एक्चुअली सरकार का नीड था, और एलआईसी फुल्ली गवर्नमेंट के होल्ड में, उसने लगा 4-5% देने से थोड़ी ना वो सरकारी से बेसरकारी हो जाएगा, 51% होल्ड रहने से भी तो सरकारी है स्टेटस, और कभी चाहे तो उसको भी कंट्रोल कर लेगा तो वो भी चला जाएगा। तो जब तक कंट्रोल में रह के पैसा आ सकता है तो क्यों ना लाए। पैसे का जुगाड़ करने के लिए फाइनेंशियली बहुत कुछ किया जा सकता है। चलो को समझाने के लिए कितना बात सामने आता है। बोनस कमीशन, इसके बारे में लास्ट दिन थोड़ा डिटेल्स में ही बात किया था, 1236 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। These are deductible in full provided the sum paid to the employees as a bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends। मैंने अगर उसको तुम प्रॉफिट के नाम पे, डिविडेंड के नाम पे दे दोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, बोनस कमीशन पे नाम पे दोगे तो सही रहेगा। इसका चर्चा लास्ट क्लास में हुआ था डिटेल्स। 36 सबसेक्शन 3 जिसके बारे में आज का क्लास का मेन पॉइंट चालू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिजनेस में नॉर्मली हम लोग कैपिटल लोन लेते ही, मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस के एंगल से ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये बिजनेस का एक वेरी बेसिक नेचर है ना, क्योंकि बिजनेस तो लोन लेता ही है और लोन लेके एसेट परचेज करता ही है, तो उसका पीजीबीपी में ट्रीटमेंट के लिए क्या बता रहे हैं वो जानना चाहिए। तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। कैपिटल में भी बोरोड फॉर सेवरल पर्पस, क्या क्या कारण से कैपिटल बोरो कर सकते हैं। एक्वायरिंग कैपिटल एसेट, एसेट माने मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग, इस तरह का कैपिटल एसेट जिसको बोलते हैं। कैपिटल एसेट माने कैपिटल गेन में पढ़ाएंगे व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट। इन सिंपल इतना जान लो, जिस एसेट को बेच में बाद में आपको गेन होता है उसी को कैपिटल एसेट कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि कैपिटल एसेट अकाउंटिंग सेंस में क्या बोलता है कि जिस एसेट से कोई दूसरा एसेट बनाया जाता है उसे भी कैपिटल एसेट बोलते हैं। जैसे कि मशीनरीज, मशीनरीज से मैं गुड्स बनाता हूँ, बना सकता हूँ, तो उसको भी कैपिटल एसेट। तो लाइक फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट और टू पे ऑफ ट्रेडिंग डेब्ट और लॉस, माने मैं क्या पर्पस में कर रहा हूँ, एक तो कैपिटल एसेट खरीदने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना डेब्ट को रिपे करने के लिए मार्केट से कैपिटल बोरो, टू पे ऑफ और ट्रेडिंग डेब्ट। ट्रेडिंग डेब्ट माने मेरा मार्केट में क्रेडिटर के पास कुछ पैसा बाकी रहेगा, तो क्रेडिटर का पैसा रिपे करने के लिए मैं बैंक से लोन ले सकते हैं। ट्रेडिंग डेब्ट क्या होता है, नॉर्मल डेब्ट एक होता है लोन डेब्ट और एक होता है ट्रेडिंग डेब्ट। ट्रेडिंग डेब्ट माने क्रेडिटर का पैसा बाकी, और लोन डेब्ट माने लोन का पैसा बाकी, तो डिफरेंस है। और लॉस को भी रिकवर करने के लिए कभी कभी हम लोग लोन लेते हैं। The scope of expression for the purpose of business is very wide. Capital may be borrowed in course of existing business as well as for acquiring asset for extension of existing business. As per the provision of section 36 subsection 1 clause 3, deduction in respect of any amount of interest paid, इंटरेस्ट के बारे में स्टार्टिंग में ही बता रहा था, 10 लाख का कैपिटल बोरो करने के लिए लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट दिया। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर एक्विजिशंस ऑफ न्यू एसेट, फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट whether capitalized in the books of account or for any period beginning from the date on which capital was borrowed for acquisitions of asset till the date on which the asset was first put to use shall not be। जिस दिन आप एसेट खरीदते लोन लेते हो उस दिन से लेके
यानी एसेट परचेज करने से लेके एसेट को पुट टू यूज करने तक का जो टाइम फ्रेम है उसका जो अमाउंट होगा वो हम लोग डिडक्शंस के तौर पे नहीं दिखा सकते, उल्टा क्या कर सकते हैं, उसे कॉस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। इस चीज को कनेक्ट किया है 43 सबसेक्शन 1 के साथ, ये सेक्शन में आगे आगे आपको फिर बताऊंगा। 43 सबसेक्शन 1 अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर भी कनेक्टेड है तो एक बार कान में ले लो। 43(1) clarify that interest relatable to a period after the asset is first put to use cannot be capitalized. Interest in respect of capital borrowed for any period from the date of borrowing to the date of which the asset was first put to use should therefore be capitalized. क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि interest relatable to a period after the asset is first put to use cannot be capitalized. माने आप जो interest put to use के बाद भर रहे हो उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर एनी पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टू द डेट ऑफ व्हिच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, उसे आप कैपिटलाइज कर रहे हो। तो कैपिटलाइज कर रहे हो मैंने बेसिकली एसेट के दाम के साथ जोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा था कि मैंने 1 जनवरी 2024 को एसेट परचेज किया 10 लाख टका में, इसका 10% का इंटरेस्ट है तो 10,000 ना, या 1 लाख 10 लाख का 10% कितना होता है? हाँ 1 लाख। तो 10 लाख का 10% मेरा अगर इंटरेस्ट है और इसको मैं 1/1/2025 तक यूज नहीं कर पाया, पुट टू यूज नहीं कर पाया, तो इसमें जो 1 लाख टका हुआ ना, ये 1 लाख टका कैपिटलाइज हो जाएगा। कैपिटलाइज हो जाएगा मैंने मेरा जो मशीन है मशीन के दाम के साथ जुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज करना। लेकिन पुट टू यूज मानो 1/1/25 के बाद आफ्टर 1/1/25 इसको मैंने पुट टू यूज कर दिया, अब जो मेरा इंटरेस्ट रहेगा वो कैपिटलाइज नहीं। ये चीज 43(1) में भी बोला गया। समझ में आया सर इतना सा बात? अब कहानी है आगे क्या है उसे भी थोड़ा ख्याल कर। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर एक्विजिशंस ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, हाँ तो स्टार्टिंग में जब मैं बोला तब बोला कि सर ये नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, एक बार अब बोल तो रहे तो फिर कंप्लीट करने दो यार, ऐसे बीच में थोड़ी छोड़ते हैं, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर, अगर आप लोग पहले ही बोलते सर ये हो चुका है तो फिर मैं तो फिर आगे ही बढ़ जाता ना, मेरे को भी फालतू में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ा, क्योंकि लास्ट क्लास में तो बता ही थे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट फॉर बोरोइंग, अल्टीमेटली इसका समरी क्या निकल रहा है? इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द डेट ऑन व्हिच सच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज includable in the actual cost of the asset that is capitalized, and interest for a period after such asset is put to use allowable as deduction while computing business income। ठीक है, तो ये खर्चा आपको पीजीपीवी में डिडक्शंस में पीएल में अलाउड करेगा, बट ये वाला अमाउंट आप कैपिटल में खर्चा में ऐड करो, वो पीएल में डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? टैक्स के अनुसार अकाउंट्स में जैसे होते वैसा करना है, ठीक है। अकाउंट्स में जैसे बोला है वैसा करना है, बट इनकम टैक्स आपको बता दिया कि कैसे करना है और नहीं। आईसीडीएस का जो सिस्टम इनकम टैक्स फॉलो करता है वही फॉलो करता है। अच्छा, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स बोला था, ओए ठीक से बोल। हाँ सर, रिकवरी ऑफ बैड डेट, फैमिली प्लानिंग बाय ए कंपनी, ये सब बोला था। ये बताइए आईसीडीएस बोला था, आईसीडीएस तो नहीं बोला था, बैड डेट्स को बोल रहा सर, नहीं बोला था। तो गोपाल सब हाँ हाँ बोल रहे हैं। ऐसे बैड डेट्स के बारे में पढ़े तो थे लास्ट में। नहीं बोला था, मुझे यह याद है। जेड सी भी बोला था, हाँ ये भी पक्का बोल जेड सी भी बोला था, ये मेरे को कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं बोला था, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं बोला था, भी थोड़ा सा पॉइंट शायद बोला था, एक्सप्लेन नहीं किया। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स,
सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। हाँ, इससे आपने को एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं कुछ बहुत नहीं आपको अभी तक नहीं दिए कुछ भी। बस एक दो एग्जांपल सॉल्व करने से किस लेवल पे सिस्टम हाँ तो करेंगे ना प्रोविजंस पढ़ने के बाद। नहीं पढ़ना है प्रोविजन? नहीं पढ़ना है। प्रोविजन नहीं पढ़ेगा तो फिर आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मेरे को क्या, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के निकल जाऊंगा, मेरा काम खत्म है ना। मैं बच जाऊंगा सर, इतना चिल्लाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मेरा माथा दर्द भी कम होगा। Contribution to the employees recognized provident fund approved superannuation fund is allowable subject to the limit laid down by the purpose of recognizing the provident fund or approving superannuation. Contribution to an approved gratuity fund is allowable subject to the condition that the gratuity fund should be for exclusive benefit of the employees under an irrecoverable trust. माने बेसिकली जो ग्रेचुइटी फंड वगैरह में या प्रोविडेंट फंड वगैरह में एम्प्लॉयर अगर अपने से कुछ खर्चा करता है, वो खर्चा भी 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड 5 के तहत आप डिडक्शंस के तौर पे, बस इतना सा बोल। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम, ठीक है, जैसे वो प्रोविडेंट फंड था, ये हो गया पेंशन स्कीम। 80 CCD के तहत भी इसको कनेक्ट करता है। 80 CCD कहाँ आता है जानते हो? ये आएगा डिडक्शन चैप्टर में। कहाँ आएगा? टोटल इनकम के बाद आता है डिडक्शन। मैंने बेसिकली जब एक कंप्लीट इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो जाता है, GTI के बाद डिडक्शन देके फिर अल्टीमेटली नेट टैक्स लायबिलिटी होता है, तो ये स्कीम उसके साथ भी कनेक्टेड है। तो क्या है 36(1)(4)(a), 36 subsection 1 clause 4(a) to provide that employer contribution to the account of an employee under a pension scheme as referred to in section 80 CCD would be allowed as deduction while computing business income. However, deduction would be restricted to important point 10% of salary of the employee in the previous year में एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसका 10% तक ही आप डिडक्शन ले सकते हो। प्रीवियस ईयर का मतलब है कि लास्ट ईयर आपका सैलरी क्या था, बेसिक सैलरी क्या था, बेसिक सैलरी। सैलरी का नॉर्मल मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस DA प्लस कॉट, ये सब होता है। तो वही बेसिक प्लस DA प्लस कॉट कैलकुलेट करके उसका जो 10% आएगा, माने प्रीवियस ईयर में जैसे मानो अभी 23-24 क्या चल रहा है, अभी 24-25 चल रहा है, तो 23-24 में उसका प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हुआ उसका सैलरी से उसका 10% तक ये वो पेंशन स्कीम में डिडक्शन ले सकते। सैलरी फॉर दिस पर्पस इंक्लूड्स DA, लिख दिया क्लियरली कि सैलरी यहाँ पर क्या काउंट करेंगे। DA लेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड बट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस, माने सैलरी के अंदर बाकी और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक आएगा एंड DA आएगा। सैलरी फॉर द पर्पस इंक्लूड DA ओनली, बाकी और कोई भी अलाउंसेस इसमें काउंट नहीं। तो तेरा क्वेश्चन था कि सैलरी का मतलब क्या है, जो हम लोग नॉर्मली सैलरी चैप्टर में सीखते हैं ना, कि सैलरी का बहुत सारा अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो सैलरी प्लस DA ओनली, बाकी कोई भी अलाउंसेस इसमें से काउंट नहीं। बस आपको ये सब चीजें ना थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के सेक्शन वाइज कॉपी में नोट करके रखना है अपने से, ताकि जब आप उसको रिवाइज करो आपके दिमाग में क्लिक करे कि सर भी पढ़ाया था, हम लोग भी गो थ्रू किए थे, तो माथा में है। ऐसा होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। फिर से नेगेटिव कहा है, लेकिन वर्ड कौन बोल रहा है? Amount received by an assessee employer as contribution from his employees towards their welfare fund. Amount received by an assessee employer as contribution from his employees towards their welfare fund to be allowed only if such amount is credited on or before due date under the relevant act and rule, etc. 36 subsection 1 clause 5(a) and section 57(1) provide करता है that deduction in respect of any sum received by taxpayers as contribution from his employees towards any welfare fund of such employees will be allowed only if such sum is credited by the taxpayers to the employee's account in the relevant fund on or before the due date of filing of, यानी डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग करने से पहले अगर उसको कुछ भी वेलफेयर फंड मिला है, अगर वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो फिर एम्प्लॉयर को उसको मिलेगा।
यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब भी बताया, द डेट ऑन विच द एसेसी इज रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉयर to credit such contributions to the employee's account in the relevant fund under the provision of any law on term of contract or service or otherwise। अच्छा, यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब बोल रहे हैं कि वो जो वेलफेयर फंड है, वो वेलफेयर फंड किस पर्टिकुलर डेट के अंदर उसको एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के घर अकाउंट में डाल देना चाहिए, उस ड्यू डेट के बारे में बोल रहा है। अगर वो पर्टिकुलर ड्यू डेट के अंदर वेलफेयर फंड एम्प्लॉय के अकाउंट में डालता है तो एम्प्लॉयर को यहाँ पर उसका बेनिफिट मिल जाए, माने डिडक्शन क्लेम मिल जाए। मैंने बेसिकली ये सारा एम्प्लॉयर का खर्चा है भाई, तो वो खर्चा एम्प्लॉयर क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक चीज दिया है, एज पर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, the amount under consideration in respect of wages of the employees for any particular month shall be paid within the 15 days of the close of every month. Provident fund scheme में the amount under consideration in respect of wages of the employees for any particular month shall be within the 15 days of the every month. ये वो 15 days क्या हो गया, ड्यू डेट। समझ में आया सर? ठीक है, यहाँ पर और बाकी कुछ इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है। बाकी ये जो 43 का कनेक्शन है, 43 भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, इसमें 43 भी फिलहाल छोड़। बैड डेट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। बिजनेस में बैड डेट होता है, अरे बिजनेस में बैड डेट होता है 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 एंड 36 सबसेक्शन 2। These can be deducted subject to the following condition। माने बैड डेट क्या हम पीएल में डिडक्ट कर सकते हैं नॉर्मली, तो आंसर इज यस। ठीक है, the debt or loan should be in respect of business which was carried on by SSE during the relevant previous year. The debt should have been taken into account in computing the income of the SSE of the previous year in which such debt is written off, or an earlier previous year, or should represent money lent by the SSE in the ordinary course of business of banking or money lending। माने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर आपने वो जो जिसको आपने लोन दिया था, जिसके अपना पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट हो जाता है। अरे बैड डेट क्या होता है, हमने किसी को लोन दिया, वो मेरे को पैसा नहीं दिया, तो पहला बात करता है दीज कैन बी डिडक्टेड। ऑब्वियसली 36 सबसेक्शन 1 7 बोलता है कि बैड डेट कैन बी डिडक्टेड। अगर पीएल में बैड डेट दिखे तो ठीक है, बट अगर पीएल में बैड डेट दिख रहा है और एडजस्टमेंट में कुछ बोला है, तो ऐसे केसेस में वो बैड डेट यूज माने आप डिडक्ट कर सकते हो पीएल में कि ना कर सकते हो। उसके लिए आपको दो कंडीशन थोड़ा जानना चाहिए। पहला, the debt or loan should be in respect of business which was carried on by the SSE during the relevant previous year। माने ये बैड डेट उसी बिजनेस का होना चाहिए जिस बिजनेस आप कैरी ऑन कर रहे हो। किसी पुराना बिजनेस का बैड डेट को आप यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। एंड सेकंड पॉइंट बोलता है the debt should have been taken into account in computing the income of the SSE of the previous year in which the debt is written off or of an earlier previous year, or should represent money lent by the SSE in the ordinary course of his business। माने आपका जो ये किसी को लोन प्रोवाइड किया कॉन्सेप्ट था, ये आपका ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट होना चाहिए। माने वो आपका नॉर्मल बिजनेस है कि आप नॉर्मली इस तरह का लोन वगैरह देते हो, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस पे अगर ये चीज हुआ है, बैंकिंग ऑफ मनी लेंडिंग आपका बिजनेस है, तो जाके आप ये भी ले सकते। माने आपका लोन प्रोवाइड करना ही आपका बिजनेस है, तो उसमें बैड डेट होना एक नॉर्मल बात है, तो उसको भी आप क्लेम कर सकते, माने डिडक्शन के तौर पर कर सकते हो कि भाई मैंने लोन दिया था, मेरा पैसा मारा गया, तो जितना अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आप डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो, जिसमें आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। समझे? और ये जो अमाउंट ऑफ डेट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ आईसीडीएस, बेसिकली ये कैलकुल बने इनकम टैक्स के अंदर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर का जो सिस्टम है उसे बताते हैं, इसे आईसीडीएस सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में बोला है कि कैसे कैसे करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर क्लेम बैड डेट। माने बेसिकली अगर आप बोलते हो कि मेरा बैड डेट हुआ है, तो आपका अकाउंट से कि नहीं वो तो जरूरी हो जाता है ना। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, ठीक है, तो फिर आपका बैड डेट का प्रमाण कैसे दोगे? आप फिर प्रमाण नहीं दे पाओगे। तो अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 डिडक्शन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी बैड डेट और पार्ट thereof which is written off as irrecoverable in the accounts of the SSE for the previous year। तो उसके लिए आपको ये पहला बात है, रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर क्लेम बैड डेट्स। मैंने आपको बैड डेट को राइट ऑफ करना चाहिए था, ठीक है, राइट ऑफ करोगे पीएल में डेबिट करना चाहिए था। द अमाउंट ऑफ डेट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफाइड आईसीडीएस, माने डिस्क्लोजर सिस्टम जो होता है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से, वो चीज आपको फॉलो करना चाहिए।
तभी जाके आपको ये डिडक्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में करना। आगे बढ़ो सर। अच्छा, ये 41 के बारे में भी बाद में आता हूँ, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट सब्सिक्वेंट। माने अभी तो बैड डेब्ट हुआ है तो आप डिडक्शन अवेल कर दो, लेकिन बाद में अगर रिकवर हो जाए तो नॉर्मली होता है ना बैड डेब्ट रिकवरी। तो इफ ए डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेब्ट अंडर सेक्शन 36, subsequently the amount recovered in respect of such debt is more than the amount due after the allowance has been made, the excess shall be deemed to be profit and gain of business or profession and will be chargeable as income of the previous year in which it is recovered। माने आपका बैड डेब्ट जिस साल रिकवर होगा उस पर्टिकुलर ईयर में जितना रिकवर होगा उसको गेन माना जाएगा और उसे इनकम कर दिया जाएगा। एक प्रॉफिट रेगुलर होता है, गेन कभी कभी होता है। कैपिटल एसेट रोज रोज करते हो, वही तो मैं बोला। कैपिटल एसेट्स का गेन तो पीजीबीपी वो नहीं मैक्सिमम, वो तो कैपिटल गेन में आता है ना, ऑब्वियसली। इसमें गेन ऐसा वो ओ, कैपिटल गेन और गेन दोनों वर्ड सेम हुआ क्या? कैपिटल गेन का मतलब होता है जब कैपिटल एसेट बेच के गेन होता है उसे गेन कहते हैं। बैड डेब्ट रिकवर करके जो गेन होता है उसे थोड़ी कैपिटल गेन कहते हैं, समझा करो। गेन वर्ड को, गेन एक इंग्लिश वर्ड, नॉर्मली हम लोग उसको गेन बोलते हैं। जैसे आप लोग अकाउंटेंसी में भी जब गोल्डन रूल पढ़ते हो उसमें भी आपको एक चीज सिखाया जाता है, एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का क्रेडिट, मैं गेन का बात कर रहा हूँ। गेन आर क्रेडिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यहाँ पर इनकम माने बेसिकली प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करके आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वही आपका इनकम होता है ना। लेकिन तो फिर गेन क्या है? ओवर प्राइस में ही तो बेचना पड़ता है, उसको सेल प्राइस ही माना जाए। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है या फिर जो होना नहीं था हो गया, ठीक है, आपने कहीं ना किसी तरह से, जैसे कि, हाँ बोलो। हाँ, मशीनरी भी आ जाता है, जैसे मानो एसेट को सेल किया आपने, एसेट को सेल करके आपको कुछ गेन आया तो उसको भी आप गेन ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि जो आप रेगुलर नहीं करते। तो गेन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मानो आपको किसी क्रेडिटर को ज्यादा अमाउंट देना था लेकिन अचानक से आपको डिस्काउंट कर दिया, तो डिस्काउंट मिला तो भी तो आपको इनकम हुआ, तो भी एक तरह का गेन है ना। जैसे डिस्काउंट रिसीव, आपने सोचा नहीं था आपको किसी को देना था 5,000 टका, वो अचानक से बोला कि 5 नहीं चलो 4.5 में नक्की करो, 500 टका आपने गेन किया ना, ये भी तो गेन है। तो उस गेन को भी तो हम लोग क्रेडिट करते हैं ना नॉमिनल अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीप्ट को भी, समझे। ये तो एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में ही इस चीज के बारे में बताता है। और सोचता है रे तो, कभी कभी ज्यादा सोच करता है। जो भी हो, समझ में आया। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट को जिस साल होगा उस साल का गेन माना जाएगा, मैंने उसको इनकम में ट्रीट करने के लिए बोलेगा। खर्चा नहीं दिखा सकते आप। तो पहले आपने खर्चा दिखा दिया, ठीक है, बाद में जब गेन हुआ अल्टीमेटली होता है ना कि 3 साल मैंने आपने किसी को लोन दिया, वो टाइम पे रिपे नहीं किया तो आप उसने बैड डेब्ट कर दिया उसको, तो बैड डेब्ट मैंने लॉस है, तो वो लॉस तो आपको डिडक्शन देना चाहिए ना। लेकिन बाद में उन्हें 4 साल बाद आके बोलते हैं नहीं मेरे को पेमेंट कर, तो क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट करो। लेकिन पेमेंट करोगे तो फिर वो गेन ही माना जाएगा ना, जो होना नहीं था वो हो गया, समझे। ऑनलाइन में बहुत देर से पूछा नहीं, ये आप सबको समझ में आ रहा है? सनोन, आरजू, अभिजीत, प्रिया, नील, ऋषभ, सौनिता, बोझे अच्छे। वो हाँ भी है सबका, तेरा भी है कहीं तो है। अभी मैं पढ़ा हूँ कि जीएसटी का पेपर ढूंढ, पेपर में तेरे को बोला ना जीएसटी का पेपर जो तू मेरे को दिया था वो मैं किसी के कॉपी के अंदर घुसाया, बट कहाँ घुसाया मेरे को मिल नहीं रहा, मिलते ही मैं तेरे को दे दूंगा। पेपर के पीछे पागल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, देखते हैं कैसे पास कर। आज तो करना ही है, दे दूंगा। अरे बाबा तेरा पेपर है कहीं तो है, मेरे को मिल नहीं रहा है पेपर के, बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं।
अच्छा, रिकवरी ऑफ बैड डेट सब्सिक्वेंटली हो गया 41-4, ये 41 का केस था क्योंकि वो इनकम केस था ना, डिडक्शन का केस नहीं था, लेकिन क्या है कनेक्टेड में था 41-4 मैंने 41-4 को आपको कनेक्ट करने के लिए बोला गया 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के साथ, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के साथ, क्योंकि उसमें आपको बैड डेट का कॉन्सेप्ट भी बोला है डिडक्शंस का, और 41-4 ठीक उसका ऑपोजिट बोला कि बैड डेट रिकवरी होने से क्या हो। मैंने हर एक चीज का दूसरा पॉइंट के साथ आपको समझाने का कोशिश करा। ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ खर्चा है। एक्सपेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग बाय अ कपल 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9, any expense or revenue nature, any expenditure of revenue nature bona fide incurred by a company for the purpose of promoting family planning, ठीक है, among its employees। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, थोड़े एडल्ट बातें हैं, हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा बच्चा मत लो, हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा बच्चा, मैंने बेसिकली हमारे देश में ना कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे, है ना, कुछ भी करते रहते हैं अपने बारे में, मतलब बेसिकली आना हमको है, एंजॉय हमें करना है, बट बीच में ऊपर वाले को खींचते हैं, समझे। मैंने चाहे खाना खा के टेस्टी खाना खा रहा हो, नहीं ऊपर वाला ने बोला है, कोई कुछ नहीं बोला है, तुमको खाने का लालच लाला गिर रहा है इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं हमको 5-5 10-10 बच्चा चाहिए, कोई नहीं बोला था, कोई ऊपर वाला नहीं बोला था, ठीक है, बस फालतू का किसी का नाम जोड़ के ऊपर वाले का जो स्टेटस है उसको कम मत करो, समझे। ये हमारे देश में मूर्खता बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। खाना है खाओ भाई, ठीक है, भगवान बोला, अल्लाह बोला, ठीक है, गॉड ने बोला, ये सब बंद करो। जैसे हम लोगों के हिंदू में भी होता है, कल ऐसे बकरी ईद था, ठीक है, कल के लॉ के क्लास में भी ये सब बातचीत हो गया था, ठीक है, नहीं मैं तो करता हूँ, अरे जैसे वो लोग अल्लाह के कारण वो बकरी ईद करता है, तो हमारे हिंदू में भी बलि प्रथा है, हम लोग वो बकरा को बलि नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है, कहाँ होता है, काली घाट में भी चढ़ाते हैं, ठीक है, ओपनली करते हैं। तो ये जो बलि चढ़ाने का प्रथा है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, किसी भी शास्त्र में इसको प्रॉपरली कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये तुमको खाना है भाई तुम खाओ, भगवान के नाम पे बलि देके तुम क्या उखाड़ना चाहते हो। मेरे घर पे मेरे माने पुराने जो घर पे लोग हैं ना सर, सब बलि प्रथा के एकदम फेवर में है, ठीक है, तो मैं बचपन से इनके खिलाफ इनको बोलता हूँ कि देखो भगवान ने कहीं पर भी नहीं बोला है कि तुम किसी नाजुक का जान, बेसिकली जो बोल रहे कि हमको मत मारो, वो तो बोल रहा है ना, वो भटक रहा है, जीने के लिए खाना पड़ता है, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन तुम जानबूझ के क्रुएल्टी कर रहे हो, ये क्रुएल्टी में कोई ऊपर वाला परमिशन नहीं दे सकता, ठीक है, कोई ऊपर वाला परमिशन नहीं दे सकता ये सब। घर जाके हमको मेरी मम्मी पता नहीं कि वहाँ पर मम्मी को बोले हम मन चाहिए अरे ये सब प्रथा को बीच में घुसाया गया हमारे देश में, पहले से कभी नहीं था, और ये ना सब कुछ कबीला का प्रथा होता है, कबीला जानता है, मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कोई जंगल में होते हैं ऐसे करते हैं, फिर बाद में ना ये सब ना कॉन्स्पिरेशन करके हमारे कल्चर के अंदर इंकलकेट किया गया, ठीक है, समय के साथ साथ जो ओरिजिनल धार्मिक सिस्टम है उसमें कहीं पर भी क्रुएल्टी के बारे में कहीं लिखा नहीं है, सब शांति प्रचार करने के बारे में बोला है। वो तो मैं मेरा नहीं, तो मुझे फिर ऐसा इसलिए उसको मैंने अपना पता ही नहीं पा सकते कि मेरा है। पर अगर हम उसको बचपन से पाले और उसको अडल्ट बनाओ, उसको बलि चढ़ाने से अल्लाह ज्यादा देर से कुछ समझ नहीं हो। हाँ एक्चुअली उसका एक अलग कहानी है। हम अपना सबसे प्यारा चीज उनको ऑफर करें, ऑफर दे दो। अरे भाई तुम अपने साथ ऑफर करो। नहीं, सबसे प्यारा चीज ऑफर करना है, ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे प्यारा चीज तुम खुद हो, तुम एक बार पूछ के देखो, तुम खुद से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करते,
Yes. सुबह उठ के सबसे पहले खुद को मिरर पे देखते हो, सबसे पहले आईना में, या आजकल तो फोन में फोटो खींच के देखते हो कि मेरा फेस कितना सुंदर दिख रहा है, मेरा दाढ़ी कितना सुंदर बढ़ रहा है ना। सबसे ज्यादा प्यार हम लोग खुद को करते हैं। अगर सैक्रिफाइस करना है खुद को करो, दूसरे का जान लेना बंद करो, चाहे अल्लाह के नाम पे हो, भगवान के नाम पे हो, किसी के नाम पे। मैं तो सीधा बोलूंगा, सबको बोलूंगा, ठीक है। भगवान ने भी ये जो बलि प्रथा हिंदू में भी है, जो पता नहीं कब से आया, ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ कि नहीं, भगवान ने बोला कि अपना पसंदीदा चीज छोड़ना है। तो पसंदीदा अपना सबसे पसंदीदा क्या है? हम खुद है, या फिर मानो, या फिर मेरा मेरा बच्चा है मेरा सबसे पसंदीदा, या मेरा माँ है, मेरा बाप है, तो चढ़ाओ उनको बलि में, फिर देखते हैं। दूसरे का जान बड़ा मैंने ये लगता है, खाना है खाओ ना, हाँ, गोश्त बना के खाओ, बिरयानी बना के खाओ, जो बनाने का खाना है खाओ, बट ऊपर वाले को मत कीजिए। देखो, जो भी थोड़ा लॉजिक मैंने पढ़ा लिखा सिंसियर बंदा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर धार्मिक चीजों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। समय के साथ चीजें बदला है, इंसानियत भी धीरे धीरे बदला है। समय के साथ साथ जब चीजें ठीक हो रहा है ना, तो चीजों को नॉर्मलाइज करना ही सही होता है, ठीक है। वो कबीला का नियम कब कहाँ कब कौन किया है, ठीक है, मेरा दादा ने किया, मेरा परदादा ने किया, वो मेरे को जिंदगी भर मानना है, ये कहीं पर भी लिखा है। तो फिर अपग्रेडेशन, तो फिर मॉडर्निटी किसको बोलते हैं? हम लोग जो बोलते हैं हम लोग मॉडर्न हुए हैं, किसे मॉडर्न बोलते हैं? इसे मॉडर्निटी बोलते हैं। इसे मॉडर्न बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, मारो कान के नीचे। नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरे घर पे सबके साथ मेरा झगड़ा है। तुम जानते हो, बकरा को बलि चढ़ाने से पहले उसको ना अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाएगा, एकदम अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाएगा, ये जो काली मंदिर में जो चढ़ाया जाता है। हाँ, उसके बाद, हाँ, ऊपर से बोलता है कि अगर उसका तबीयत खराब हो जाएगा तो उस पर बलि नहीं चढ़ाता, मतलब उसका अगर फीवर हो गया कुछ हो गया, उसका बलि नहीं चढ़ाता, ठीक है। तो मेरे को बलि नहीं चढ़ाना है भाई। वो बोल रहे हैं कि हमको मत मारो, वो बोल रहे फिर भी मार रहे हैं भगवान के नाम पे। थोड़ा सा आप बोलेंगे सर, मैंने सर हमको उसमें सुन के ताजुब का किसी को हमको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, हमको इतना गुस्सा आ रहा था कि हम क्या भी बोलते, लेकिन बस अब गुस्सा करके कोई फायदा और है नहीं, बस जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। सब बहुत लोग जागरूक हुआ है, ऐसा नहीं है। इवन जो लोग रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम, जो भी रेडिकल सोच रखने वाले, सभी चीजें बदल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगे। हाँ, वही तो, वो तो रेडिकल उसी को बोलते हैं ना, वही मैं बोल रहा हूँ, रेडिकल लोग मैंने वही होते हैं जो कट्टर होते हैं। अब धीरे धीरे कट्टर तक कम हो जाएगा, तुम देख लेना, अगला 20-25 साल जाने दो, पूरा एक जनरेशन गैप क्रिएट हो जाएगा ना, रेडिकलिज्म चला जाएगा, जाएगा, ये मेरा पूरा बिलीव है। बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों में अगर रेडिकलिज्म खत्म हो रहा है, तो इंडिया में तो होगा ही, इंडिया में होगा ही हो। तो पाकिस्तान तो पूरा कट्टर है, बांग्लादेश भी उसी सिस्टम से बना था, पाकिस्तान से जुड़ के, तो अब बदल है। जिस दिन हम लोग का ये कट्टरवाद खत्म होगा, उस दिन हम लोग एक प्रॉपर कंट्री। चलो चलो, जो भी हो, पॉइंट से बात आया, फैमिली प्लानिंग। माने आखिर क्यों फैमिली प्लानिंग के बारे में सरकार को रूल्स बनाना पड़ा? क्योंकि फैमिली प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपने एम्प्लॉय को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताओ। अगर वो लोग गरीब रह जाएगा, एक एक फैमिली पे इतना इतना बच्चा करेगा, तो फिर वो फैमिली गरीब रह जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप लोग फैमिली प्लानिंग के ऊपर उनको जो भी खर्चा करना है, उनको समझाने के लिए, उनको मेडिकल प्रॉब्लम के लिए उनको बताओ, ठीक है। तो इसकी इसी चीज में सरकार को, कंपनी का जो खर्चा होता है, सरकार उसमें भी बेनिफिट देके रखता है। Where the expenditure is of capital nature, 1/5 of such expenditure will be deducted in the previous year in which it was incurred, and each of 4 immediately succeeding previous year। जो भी खर्चा करेगा करंट प्रीवियस ईयर में, मैंने जो प्रीवियस ईयर का चल रहा है, और अगला 4 साल में वो उसको राइट ऑफ कर सकता है। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू कंपनीज एंड नॉट टू अदर एसेट्स। ये सिर्फ कंपनी के लिए लागू होता है, दूसरे एसेट्स के लिए लागू नहीं। समझे? समझ गया सर? हम दो हमारे। इंदिरा गांधी ने भी ये प्रोग्राम चालू करने के बारे में बार बार बोला था, हम दो हमारे दो, ठीक है। इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, ठीक है। अभी मोदी जी रिसेंटली वन चाइल्ड पॉलिसी का बात कर रहा था, ठीक है। अब ये सब बोलने पे बवाल मच जाता है, देखो। हम्म? नहीं, 10 साल के लिए, 10-20 साल के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी करना चाहिए। ये जो, दो कैरेक्टर तो क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बेसिकली कुछ सालों के लिए, 10-20 सालों के लिए जो भी पेरेंट्स बनेगा उनके लिए पाबंदी लगा दो,
एक से ज्यादा नहीं रह सकते। एक बार वो गैप फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर 2 चाइल्ड, फिर उसी 2 चाइल्ड को परमानेंट, मैंने 10-20 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा। करेंटली जो देश का मूवमेंट है, अभी तो हम लोग नंबर 1 है, अभी हम लोग नंबर 1 है ना, उसमें फर्टिलिटी रेट सबसे हाई है बिहार में, ऑन एन एवरेज 4 से 5, जहां इंडिया का एवरेज है 2.4, वेस्ट बंगाल 2, मैंने वेस्ट बंगाल ओके ठीक है, बट बिहार गजब ही चल रहा है, 4-5 के नीचे बात नहीं करता आजकल का भी। बिहार बहुत, इसलिए बिहार का तुम देखो ना सामाजिक व्यवस्था क्यों डिटोरिएट हुआ है, द रीजन इज दिस, ईस्टर्न यूपी, स्पेशली यूपी का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, कोई कोई एरिया है जहां पर प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश वगैरह में फर्टिलिटी रेट कम होने का पीछे रीजन है बिकॉज वहाँ का लिविंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि ड्राई एरिया है, तो लोग ऐसे भी इतना खाना का कंजम्पशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना खेती बाड़ी नहीं होता है, ठीक है। तुम एक चीज ख्याल करके देखो, फर्टिलिटी रेट उधर ज्यादा है जहां पर शांति ज्यादा है खाने पीने का, जहाँ खाने पीने का शांति नहीं है उधर लोग उतना फर्टाइल नहीं है, समझ रहे सर। जैसे बंगाल, बिहार, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एरिया में क्या है ना, गंगा माँ का पानी पूरा एकदम भरा पड़ा है, जाओ जो मर्जी करो सारा दिन, ऐसे कुछ नहीं ना भी करेगा फिर भी 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर रोजी रोटी मुश्किल है वहां फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली गिर जाता है। केरला फर्टिलिटी रेट हाई है, लेकिन वहां पर थोड़ा एडुकेटेड लोगों का संख्या बढ़ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। अच्छा, एक चीज याद रखना सर, ये किसी और को नहीं मिलता है, सिर्फ कंपनी को मिलता है। The assessee would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part of the allowance in the same way of unabsorbed depreciation। माने जो एसएससी होता है, मैंने जिसका टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part of the allowance। अगर कोई पार्ट ऑफ allowance unabsorbed रह गया उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इन दिस में जैसे डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब्ड रहता है उसे भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। The capital expense on promoting family planning will be treated in the same way as capital expenditure for scientific research for purpose of dealing with profit and loss on sale of transfer of asset, including a transfer of amalgamations. An individual carrying on business or profession will not be allowed deduction of expense incurred on promoting family planning among its। इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है वो अपने एम्प्लॉय के बीच में फैमिली प्लानिंग प्रमोट तो कर सकता है, बट प्रमोट करने के पीछे जो खर्चा करता है उनका डिडक्शन इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता, ओनली फॉर कंपनीज के लिए मिलता है, किसी को नहीं, किसी को नहीं। हाँ, ओपीसी को नहीं मिलेगा, ओपीसी को नहीं मिलेगा, गुड क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट कंपनी, जो प्योर प्राइवेट कंपनी होते हैं या पब्लिक कंपनी होते हैं उन्हीं को मिलता है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 ठीक है। डिडक्शन इन एसटीटी पेड, सर ये क्या चीज है भाई, एसटीटी, स्टॉक मार्केट करते हो आप लोग, डिमैट अकाउंट है, अगर है तो फिर एसटीटी जान देते, दिखाता हूं, रुको। The amount of STT paid by the assessee during the year in respect of taxable securities transaction entered into in the course of business shall be allowed as deduction under section 36 subject to condition that such income from taxable securities is included under the head of the BGBP. The security transaction tax paid would be allowable as deduction like any other business expenditure। दिखा देता हूँ, शेयर मार्केट का विषय है तो मिल जाता है, मिल जाता है ना, क्योंकि सारा दिन चलता रहता है। देखो ये जस्ट एक हिसाब है, मैं जीरोधा कैलकुलेटर से ही दिखा दे रहा हूँ आपको। जीरोधा कहता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इक्विटी में, 1000 शेयर बाई करते हो, 1000 शेयर सेल करते हो, 1100 से, सॉरी 1000 में बाई करके 1100 में सेल करते हो, 400 क्वांटिटी, तो आपका टर्नओवर हो जाता है 8,40,000 का। कैसे 8,40,000, 1000 इंटू 400 प्लस 1100 इंटू 400, दोनों को टोटल करने से हो जाता है 8,40,000।
तो टोटल मैंने बेसिकली ब्रोकरेज दोनों पॉइंट पे लगता है, बाई में भी लगता है, सेल में भी लगता है, ठीक है। बाई करोगे तो भी ब्रोकरेज, सेल करोगे तो भी। चलो ना, मेरे क्लास में थोड़ा प्रैक्टिकल मिल जाता है। हाँ, उधर जो चल रहा है उसका यहाँ प्रैक्टिकल होता है। यस सर। एसटीडी टोटल देखो, ब्रोकरेज 40 टका जीरोधा लेगा, 20 रुपीज एक्चुअली ऑर्डर में ये लोग लेता है, एवरेज आजकल यही चल रहा है ₹20। तो बाई करने के टाइम पे 20 टका, सेल करने के टाइम पे 20 टका। एसटीडी कितना ले रहा है इंट्राडे में? 110 टका। दिस एसटीडी इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सरकार लेता है ब्रोकरेज फर्म से, बेसिकली हमसे ही चार्ज करेगा, फिर ब्रोकरेज फर्म को यहाँ से जो भी होगा ब्रोकरेज, जैसे ये जीरोधा है, जीरोधा सिक्योरिटी का बिजनेस करता है ना। जीरोधा क्या हम लोगों की तरह पार्ट टाइम है क्या? ये बकायदा बिजनेसमैन, मैंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करना इसका बिजनेस है। तो जैसे हम लोग जीरोधा को दे रहे हैं, ऐसे जीरोधा भी सरकार को दे सकता है अगर वो अपना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करना अगर उसका पेशा है। ऐसे तो फिलहाल जीरोधा ब्रोकर है हमारे लिए, लेकिन मानो जीरोधा खुद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो ब्रोकर मैंने बेसिकली इन्वेस्ट करता है, फिर वहां से कमाता है और उसमें एसटीडी भी पे करता है। मानो इसको जीरोधा की जगह आप सोचो कि आप खुद एक बिजनेसमैन हो, जो सिर्फ ट्रेडिंग ही उसका काम है, आपका बिजनेस ही आपका ट्रेडिंग है। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, जैसे मेरे पास जो लोग पढ़ने आता है उनमें से काफी लोग हैं वो कुछ नहीं करता, सिर्फ शेयर मार्केट ट्रेडिंग ही करता है, मैंने वही उसका पेशा है। उसका टारगेट रहता है डेली 500, 1000, 2000, 5000 कमाना। एग्जैक्टली। अगर आप रिकरिंग बेसिस में करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पीजीपी में आएगा, और जब जब पीजीपी में आएगा तो उसका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो इंट्राडे बेसिस में जीरोधा बोल रहे हैं 110 टका, और अगर आप डिलीवरी में करोगे, माने आज खरीद के कल बेचोगे या कभी और बेचोगे, तो 840 टका। 8,40,000 पे यहाँ पर आपका एसटीटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बाकी मोटा मोटी आप देख सकते हो, इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है 39,796, इसमें आपको 39,050। शेयर मार्केट कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ एसटीडी पे था, ठीक है, ओनली फॉर टैक्स पर्पस। समझ में आया एसटीडी क्या होता है? शेयर खरीदने में और बेचने में सरकार के घर में जमा करना पड़ता है। क्लियर? ये जो एसटीडी हम लोग जमा करते हैं, मैंने बेसिकली जो खर्चा करते हैं, ये खर्चा बिजनेस का खर्चा है। जो बेसिकली क्या करते थे, यहाँ पर एकदम क्लियर कट बोला है, द अमाउंट ऑफ एसटीटी paid by the SSC during the year in respect of taxable securities transaction entered into in the course of business shall be allowed as deductions under section 36, subject to the condition that such income from taxable securities is included in the heads of PGBP। माने आपका ये बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट होना चाहिए। जैसे जैसे मैं भी शेयर मार्केट के करता हूँ, लेकिन क्या शेयर मार्केट मेरा बिजनेस है, या मैं वो एक पार्ट टाइम करता हूँ? मैं पार्ट टाइम करता हूँ, समझ में आया सर? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा दिन ट्रेड ही करता रहता है, वही वही उसका रोजी रोटी, तो फिर वो उसको कहाँ करेगा? पीजीपी में डालेगा। मैं फिलहाल जो करता हूँ वो मेरा आदत सोर्स है। लेकिन कल मानो कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही मेरा फुल टाइम एक पैसा की तरह रखूंगा, और उसको मैं एक अलग से एक बिजनेस बना के, ठीक है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक पूरा बिजनेस बना के करूँ, लेकिन क्योंकि सारा दिन टीचिंग में टाइम चल जाता है, तो मैं अलग से टाइम नहीं दे पाता। लेकिन मेरे को कभी कभी मन करता है कि पढ़ाना छोड़ दी और ट्रेडिंग ट्रेडिंग का ही काम चालू कर दें। ऐसे मजा आता है, ठीक है, क्योंकि समझ आता है तो मजा आता है। मजा उसी में आता है जो समझ में आता है। तो कोई बोल रहा है मजा नहीं आ रहा, मजा क्यों नहीं आ रहा है? मजा बन जाता है सजा। मजा तब सजा बन जाता है जब वो समझ में आएगा तो सब मजा है। बचपन में मैथ सॉल्व हो जाता था, कितना मजा आता था बोलो। बचपन वाला जिंदगी जिसमें मैथ सॉल्व हो जाता था, उससे मजा और किसी में नहीं। ये सर ना, भले कितना भी कच्चा खिलाड़ी हो मैथ्स का, अगर वो भी मैथ सॉल्व कर देता था किसी एक दिन, वो अपने आप को मैथमेटिशियन समझने लगता था। ये सर ना, हाँ, क्या बोलो सर। इसलिए ना हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये हमसे नहीं होता, वो हमसे सॉल्व नहीं होता है, ये सब ना बस बोलने के लिए है, बहाना है। जब सॉल्व हो जाता है तब तो अपने आप को होनू मानते हैं।
लेकिन एक दिन जब नहीं होता है तो काय को नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर परसेप्शन बना लेते हैं कि जिसमें मेरा नंबर कम है उस पे मैं नालायक हूँ, और जिसमें मेरा नंबर ज्यादा है उसमें मैं हीरो हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, नंबर से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि जिसमें आपको नंबर कम मिला उसी में आपका शायद ग्रिप ज्यादा है, शायद आप अपने आप को पहचान नहीं पाए। सर मेरा बचपन का मैथ्स बहुत वीक था, ठीक है, लेकिन तुम सोचो कि जिसका मैथ्स वीक होगा वो कभी फाइनेंशियल फील्ड में अपना करियर बना सकता है? एक नॉर्मल सोच क्या बोलता है? बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। इवन मैं मैथ्स को डरता भी था, लेकिन बाद में मेरा फाइनेंशियल स्किल्स इस हद तक डेवलप करें मैं कर पाऊंगा, मैं कभी खुद भी नहीं सोचा। मतलब ये चीज मेरे दिमाग में जाएगा ये मैं कभी सोचा भी नहीं। बट नियति देखो कि जिस चीज को मैं एक तरह का इग्नोर करने के बारे में सोचता था क्योंकि मेरा मार्क्स नहीं आता था मैथ्स में, मैं फेल करता था। ठीक है, कभी कभी तो स्कूल में जो इंटरनल टेस्ट वगैरह होता था ना, मैं मैथ्स में फेल भी किया है, 7 8 का अगर मैं रिजल्ट अभी भी निकालूं तो शायद मिलेगा कि फेल है मेरा। ठीक है, इवन पापा से घर पे मार भी खाता था, टीचर तो बहुत मारता था, उसी के कारण फेल करता। वो मारता था ना, वो डर से ही फेल होता था, समझा नहीं पाता था। और मेरे को ना एक प्रॉब्लम है कि मैं रट नहीं सकता, ये चीज आप लोग समझ रहे हो मेरा कोचिंग स्टाइल से भी, कि मेरे से रटना सेकेंडरी है, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी है। और जब टीचर अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करता है और सिर्फ रटाने में लगा रहता है, कुछ स्टूडेंट है वो रटने का सिस्टम को एडॉप्ट कर लेता है, और हमसे वो नहीं होता था। लेकिन जब बाद में मेरा दिमाग थोड़ा सा ओपन हुआ, मैं देखा कि भाई अभी तो समझदारी हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर, है ना। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरे को अपना हुनर के बारे में पता लगा और मेरा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को मैं बढ़ाने लगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ा, अब खुद का एनालिसिस के थ्रू से चीजें समझने लगा। लेकिन बचपन में वो चीज मेरा मिसिंग था। अब तुम बोलो कि अगर कोई बच्चा 8 9 में फेल करके अगर एनालिसिस कर लेता है कि वो उस चीज में डब्बा है, तो फिर वो तो गया जिंदगी में पूरा। अब मैं यहाँ पर कुछ तीर नहीं मारा, मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मैं फाइनेंशियल लाइन में आऊंगा। ये तो क्लास आई थिंक 11 12 के टाइम पे एक इंस्टिंक्ट काम करता था अंदर से, कि ऐसा लग रहा है कि मेरे को बिजनेस समझ में आता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को बिजनेस समझ में आता है। वो बाद में, पहले तो इंस्टिंक्ट काम कर रहा है। एक्चुअली सीए के रूट में आने के पीछे मेन रीजन था कि मेरा एक फैमिली रिलेटिव्स था जो कनाडा में रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट था इधर, और कनाडा में जाके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर बन चुका है। उधर भी सीए प्रैक्टिस करता था कनाडा में। तो उनसे एक बार 8 9 में मैं मिला था, तो उनसे फर्स्ट टाइम मैंने ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सुना। लेकिन उतना मैंने ऐसा नहीं कि एकदम सुन लिया तो बहुत कुछ क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे वो वाला चीज सुन के मेरे अंदर में एक चीज काम करने लगा कि अच्छा ऐसा भी चीजें होते हैं कि ऐसे पढ़ाई करके हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, और ऐसे पढ़ाई भी होता है। तो ऐसा पहले पता नहीं था, ये 8 9 का बात। 11 12 में पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं एक बार सोचा केमिस्ट्री ऑनर्स करूंगा, एक बार मैं सोचा था जियोग्राफी ऑनर्स करूंगा। ठीक है, इवन जियोग्राफी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा वीक था, मैंने मेरे को बहुत वीकनेस था कि मैं जियोग्राफी लेके ही आगे। ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं एक इंस्टिंक्ट काम करने लगा कि भाई बिजनेस में पता नहीं, रोज मैं एक नॉर्मली बैठे बैठे इंसान सोचते हैं ना, कैसा लगता था, अच्छा बिजनेस में ऐसे हो सकता है, ये दुकानदार को ऐसे प्रॉफिट हो सकता है, ये ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। इवन घर के बिजनेस में भी मैं एनालिसिस करने लगता था। तो मेरे दिमाग में क्लिक करने लगा भाई कुछ तो है, शायद मैं रॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, शायद मैं रॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली इंस्टिंक्ट को बिलीव किया, और मैं कॉमर्स फील्ड में अपने आप को देखने लगा, और फिर सोचने लगा कि कॉमर्स में बेस्ट क्या है, और फिर सीए के पीछे पड़ गया, फिर एमबीए सीएफए वगैरह धीरे धीरे। तो ये सब ऐसे कोई मैंने प्रॉपर प्लान भी नहीं था, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं तुमको प्लान कराता है। तुम सोच रहे हो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअली तुम कुछ कर रहे हो। ये तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, वो एक अंदर से होता है। मैंने तुम बोल रहे हो कि सर प्लानिंग, जैसे मेरा मैंने जो तुमको बोला सच में मेरा प्लानिंग नहीं था कुछ भी, लेकिन अंदर से तुमको वो प्लानिंग करवाया जाता है। कौन करता है? इसी को तो परमात्मा कहते हैं। जब हम लोग भगवान का बिलीव नहीं समझते तो कौन करवा रहा है? कोई बोलेगा मेरा पापा ने मेरे को बोला इसलिए मैं आ गया,
कोई बोलेगा मेरा चाचा ने मेरे को बोला इसलिए मैं आ गया, लेकिन पापा चाचा काका चाचा बाद में। अगर तुमसे वो चीज नहीं होता ना तो तुम कभी नहीं कर पाते, चाहे किसी ने कुछ भी बोल। समझे? चलो कोई बात नहीं। इंस्टिंक्ट, अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करो सर, इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे आप लोग जो लोग अभी तक जहां तक पहुंचे हो, कुछ तो इंस्टिंक्ट काम किया होगा, नहीं ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं। इंस्टिंक्ट कुछ तो काम करता है। हाँ, कुछ लोग का एक ही इंस्टिंक्ट है। मैंने कभी पैसा के बारे में नहीं सोचा, बिलीव भी। मैं कभी ये नहीं सोचा कि क्या पढ़ने में पैसा मिलता है। मैं आज भी नहीं सोचता हूँ कि क्या करने में पैसा मिलता है। पैसा के बारे में मैं बहुत सेकेंडरी सोचता हूँ, जब जिंदगी का नीड आता है तब सोचता हूँ। मैंने फालतू बैठ के ये करने से पैसा आएगा, वो करने से पैसा आएगा, वो मेरे को ना, मैंने वो कैरेक्टर नहीं है शायद। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे से होता है वो मैं करूंगा। अब उसको करने से अगर पैसा आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो सोचना पड़ेगा। ऐसे अभी तो बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रहा है, तो पैसा का नीड तो एक होगा ही, काफी बड़ा हो गया है। तो लेकिन जब छोटा था तब भी ना पैसे के प्रति कभी मैंने मनी को कभी भी फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी में नहीं रखा। और मनी के प्रति कभी, मनी क्या इंपॉर्टेंस है सबको पता है, बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन मनी अगर प्रायोरिटी होगा तो शायद आप गलत दिशा में जा सकते हो। शायद, मैं ये नहीं बोल सकता कि सबके केस में, बट शायद अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा हो जाएगा तो शायद आप फंस जाओगे, क्योंकि आप स्किल्स पे नहीं, पैसे के पीछे भाग रहे हो। क्या चल रहा है? संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल स्पीकिंग चल रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इतना मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कोई शौक नहीं है। द अमाउंट ऑफ एसटीडी पेड, तो फिर एसटीडी बिजनेस का खर्चा अगर है तो आप उसको डिडक्शन पे दिखा सकते हो। तो एसटीडी पेड वुड बी अलाउड एज डिडक्शन लाइक एनी अदर बिजनेस। अच्छा, डिडक्शंस फॉर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल कमोडिटी ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये जैसे आपको मैंने अभी एसटीडी बताया सिक्योरिटीज के केस में, 36 सबसेक्शन ये लगातार याद कर सकते हो। 36 सबसेक्शन 1 क्लास 15 हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज माने इसमें शेयर आ सकता है, बॉन्ड आ सकता है, डिवेंचर आ सकता है। बेसिकली शेयर एंड डिवेंचर आ सकता है। इसमें क्या आ गया? कॉमोडिटी। ये कौन सी, किस खेत की मूली है? चलो ये मूली भी देख लो, क्या है? इक्विटी, करेंसी, कॉमोडिटी। एकदम फील करो। एसटीडी है इधर, एक्सचेंज चार्जेस हैं। एक्सचेंज चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज चार्जेस दिखा रहा है, इसका भी होता है यहाँ पर, किसी कारण से ये लोग दिखा नहीं रहा है। बट ये यही वाला कमोडिटी का बात कर रहा है। इसमें कमोडिटी में गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, क्रूड ऑयल आता है। इसका भी मेरा ट्रेडिंग का क्लास चल रहा है। हाँ, वैल्यूएबल मेटल्स, मसाला, ये सब चीज। ठीक है, कैडामम, इसका भी मेरा क्लास चलता है। ठीक है, मैंने, आप अगर ये सब चीज भी जान जाते हो ना सर। एवरी सैटरडे मेरा इसका क्लास चलता है इवनिंग को, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देख रहे हैं? गोल्ड, गोल्ड में भी 4 तरह का होता है, गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटर। सिल्वर में सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। बेस मेटल में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिनी, कॉपर, लेड, लेड मिनी, निकेल, स्टील रेबर, जिंक, जिंक मिनी। एनर्जी में क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मिनी। एग्री में कॉटन, क्रूड पाम, कपास, मेंथा ऑयल। ट्रेड होता है इसमें, ऑनलाइन में आप भी कर सकते हैं। रिसेंटली, अगर मेरा कुछ स्टूडेंट का डेटा आपको बता रहा हूँ, मेरा छोड़ो, स्टूडेंट का सोचोगे तो कुछ बता रहे हैं। गोल्ड का प्राइस चल रहा था मार्केट में 67,000। 67,000, उन लोगों ने ट्रेड दिया 69 पे। वहां से गोल्ड का प्राइस भागा 76,000 पे। इवन तुम सिल्वर का देखोगे, सिल्वर 85,000 से 1 लाख पे गया है। बोला था ना। ये सब अंदर बहुत डिटेल्स में जाने से पागल हो जाओगे। सिल्वर 91,500। 85,000 बोला था मैंने।
वही तो मैं बोला, 85 बढ़ के फिर से थोड़ा सा गिरा है। मैं बोला था शायद 1 डेढ़ महीना पहले, तब 85 चल रहा था, अब 90। मैंने उससे उसी टाइम पे बोला था कि 1 लाख टच करेगा। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले ट्रेडिंग क्लास में बता रहा था 85,000 से 1 लाख की तरफ जाने वाला, तो ऑलरेडी 6,500 पॉइंट बढ़ चुका है विद इन 1.5 मंथ। सो दिस काइंड ऑफ थिंग ये कॉमोडिटी में आता है। अब ज्यादा जानकारी लेना है तो फिर कॉमोडिटी क्लास में आने से ही समझ में आएगा, फिलहाल छोड़। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो भी पॉइंट्स इधर है, ये हर चीज रियल लाइफ में है। मैंने ऐसा, आप मत सोचो, बहुत लोग जो पढ़ता है लेकिन कभी इसको फील नहीं करता, या उसको सोचते हैं कि आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें हैं, तो वो बंदा कभी एंजॉय कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर मार्केट करना ना करना अलग बात है, शेयर मार्केट सीखो। कमोडिटी मार्केट करना ना करना अपना बात है, लेकिन सीखो। क्यों? सीखने से एक सुविधा होता है, आपको प्रैक्टिकल आइडिया बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। इकोनॉमी कैसे चलता है, नहीं चलता है। मैंने ये मेरा एक एडवाइस रहता है। कोई बोलेगा सर सीए कर रहे हैं, फिर ये सब में कितना माथा लगाए। अब देखो, माथा लगाने का बात नहीं, इंस्टीट्यूट खुद आपको इतना सारा चीज पढ़ा रहा है। अगर आप बोलोगे कि मैं प्रैक्टिकली अपने आप को इनकलकेट नहीं करूंगा, तो फिर आप ही पीछे रहोगे। क्योंकि सीए का अब क्वेश्चन पेपर देखो ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। फाइनल में जाओगे तो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। मैंने उसमें तो आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान, नॉर्मली लोग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में प्रॉपरली कुछ मौका सबको मिलता नहीं है, बट आर्टिकल ट्रेनिंग में इतना वाइटल होता है कि उसमें आप जो भी देख रहे हो, सीख रहे हो, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करोगे, तभी जाके आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सर जहाँ मुझे होता है कि पैसे डालने से गोल्ड मिलता है, सोचिए क्या करना है। क्या क्या क्या? चार जार ऐप ऐप? क्या, मैं नहीं समझा, क्या बोलते हैं ऐप में? इसमें पैसे डालते हैं ना, इस बार के लिए आपको मंथली जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी डेली डालते हैं, तो एक्यूमुलेट होगा ना अमाउंट। अब एक्यूमुलेट में कैसे, जैसे 10,000 बन गया, हाँ, तब आप उसको विड्रॉ करना चाहते हो, आप कैश में विड्रॉ नहीं कर सकते, आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में उसके बदले गोल्ड ले सकते तो फिर वो बेसिकली तुम्हारा जो पैसा है उसको गोल्ड में कनेक्ट कर रहा हैं। है, जैसे बैंक एफडी होते हैं, जैसे गोल्ड एफडी की तरह। अच्छा, डिडक्शंस फॉर कमोडिटीज, इधर कमोडिटी में भी जो आप लोग कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वो भी डिडक्शंस के तौर पे मिल जाता है, अगर कमोडिटी का आपका बिजनेस है। मैंने बेसिकली आप कुछ नहीं करते, आपका बिजनेस ही है कमोडिटी में ट्रांजैक्शन करना। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, मैंने बहुत लोग नहीं, जो लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब तो नॉर्मली ऑनलाइन में ही सब कुछ होता है। तो वेरी फ्यू पर्सन जिसको ये सब मार्केट का नॉलेज है, वही लोग करता है, सीखना पड़ता है। टैक्सेबल कमोडिटी ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। चलो ये सब कमोडिटी डेरिवेटिव, वही मैं एक्चुअली देखो यहाँ पर अभी आपको दिया है कमोडिटी डेरिवेटिव, मैं आपको पढ़ के आ गया, यही तो दिखा रहा था आपको। 36 खत्म, 36 खत्म, 37 आता है इसके बाद, सेक्शन 36 रिलेटेड जितना पॉइंट्स था मैंने आपको बताया कि क्या क्या खर्चा आप डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते। 37 में आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस प्रोफेशन और vocations. This is the residuary section under which only business expenditure is allowable but not the business losses. बिजनेस का खर्चा अलाउ करेगा डिडक्शन पे, बिजनेस का लॉस को अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज ये रेसिडुअरी एक्सपेंसेस हैं। रेसिडुअल माने जो बाद में पड़ा हुआ खर्चा रहेगा, जो पहले किसी सेक्शन पे बोला नहीं है, उसको इधर रखा है। सेक्शन 37, those arising out of embezzlement, theft, destruction of assets, misappropriation by employees, etc. The reduction is limited only to the amount actually expended and does not extend to a reserve created against contingent liability. माने समझे contingent liability क्या होता है? बोलो। contingent liability जो फ्यूचर में मेरा ऑब्लिगेशन हो सकता है, लेकिन जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करके अगर आपका कुछ लाइबिलिटी है, उसे आप पीएल में डिडक्ट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स बोर्ड। आप सिर्फ उतना कर सकते हो, एक्चुअली एक्सपेंडेड एंड डज नॉट एक्सटेंड टू रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। माने जितना हो रहा है उतना ही कर सकते, लेकिन जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का खर्चा है, जो आप ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। नहीं समझे? हाँ, दो
जैसे ये कैलकुलेट करते हैं इसका 3 इयर्स वारंटी दिया तो इसमें अगर मार्केट में स्टार्ट करें 400 रुपीस तो उस 400 से हम 100 रुपीस रिप्रेजेंट लायबिलिटी के रूप में करता है अगर उसमें से हम एक बार इसको वारंटी के रूप में बनवाएं इसके सिस्टम मान लीजिए 10% पेमेंट रिप्रेजेंट उसके करता है तो वो इसके एक्चुअली एक्सपेंडेड है वो इसको डिडक्ट में मिलेगा रेस्ट एक्टिविटी से रिप्रेजेंट लायबिलिटी पर भी रखा हुआ है इसके ऊपर इनकम टैक्स कोई भी डिडक्शन नहीं है जैसे मानो उसने जैसे बोला कि जैसे तुमने एक वारंटी पीरियड के लिए कोई चीज खरीदो 1 साल का वारंटी है खराब होगा तो कंपनी को उसका मुआवजा मैंने जो भी मुआवजा होता है वो देना पड़ेगा जैसे बोलते हैं ना मैंने लॉस भरपाई है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंपेंसेट करना ठीक है तो कंपेंसेशन तब करना है अगर वो खराब होता है तो खराब होगा तो तब मैं उसको करूंगा उसके लिए कंपनी अपने अकाउंट्स में रिजर्व क्रिएट करता है कि मैंने इतना लोगों को 1 साल का वारंटी का प्रोडक्ट बेचा है उसमें से 100 में से अगर 20 लोगों का भी खराब होता है तो मुझे खर्चा करना है तो वो खर्चा अचानक से तो कंपनी कर नहीं सकता इसलिए कंपनी रिजर्व क्रिएट करता है तो ये जो रिजर्व आप क्रिएट करते हो कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम पे ये खर्चा आपको पीएल में बने इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं देता है लेकिन जो ओरिजिनल खर्चा आप कर रहे हो वो उसमें देता है इसलिए हाँ ऑब्वियसली जो रिजर्व क्रिएट हुआ था वो रिजर्व और रखने का जरूरत नहीं है हाँ condition for allowance the following condition should be fulfilled in order to particular item of expenditure may be deductible under section the expenditure should not be of the nature discriminate 36 से लेकर 36 के बीच में जो नहीं है ऐसा कुछ भी अगर है तो वो ये 37 के अंदर आ जाता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जैसे आ जाता है जैसे अभी आपको मैं बोल रहा था जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी माने आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसको आप गंवाना नहीं चाहते जैसे आपको बोल रहा था ना तो की मैन का इंश्योरेंस कंपनी कर रहा है तो उसका खर्चा को भी आप एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखा सकते जैसे सीएस हो गया सीएमए हो गया सीए हो गया या फिर कोई भी डायरेक्टर वगैरह हो गया जो की मैन है कंपनी का ठीक है जिसको कंपनी किसी तरह से गंवाना नहीं चाहता और उसका इंश्योरेंस कर रखता है की मैन लाइफ इंश्योरेंस ही उसका जान को खतरा हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस के थ्रू से उसको बचा लिया जा सकता है या पेमेंट करके कुछ भी तो ऐसे लोगों को पीछे जो भी कंपनी खर्चा करेगा वो भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हाँ कितना तरह है देखो एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्री वाइज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बाय फार्मास्यूटिकल्स एंड अलाइड हेल्थ सेक्टर्स इंडस्ट्री इन वायलेशन ऑफ इंडियन मेडिकल अच्छा ठीक है ये सब डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपसे सेक्शन 37 को करने के बाद इसके बाद सिर्फ 40 आएगा इसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चालू होगी एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन किसके ऊपर दिया है ठीक है आज और नहीं करते छोड़ो नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं सेक्शन 37 का सारा पॉइंट एक बार बता देंगे छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं है 36 की तरह 37 कल के क्लास में बता के फिर कैलकुलेशंस करवा ठीक है कल कुछ क्वेश्चन करेंगे बहुत दिन से आप लोगों को प्रोविजंस पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग बोर हो रहे कोई बात नहीं कल थोड़ा मिक्स करेंगे ठीक है मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का बोरिंग का कारण कल मिक्स करेंगे कल कुछ क्वेश्चन रहेंगे हो सकता है कि उस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया या फिर हो सकता है कि पहले पढ़ाई नहीं किया मिक्स अप रहेगा कल पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर बाकी प्रोविजन डिस्कस करेंगे इसमें क्या होगा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस बना रहेगा और बाकी प्रोविजन के प्रति भी आप लोगों का उत्साह थोड़ा बढ़ेगा नहीं तो गोपाल बहुत बोर हो रहा है कोई बात नहीं कल क्वेश्चन होगा चलो हाँ बुरा थैंक यू सर आज इतना ही है সবাই বুঝতে পারলো তো সেকশন গুলো বোঝা যাচ্ছে তো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার ডিটেইলস से পড়তে হবে ডিটেইলস से না পড়লে প্রফেশনাল হওয়া যায় না বাবা ঠিক আছে এটা हार्डकोर ट्रूथ है तो जो सच्चाई है मुझे बोलना पड़ेगा मक्खन लगाने वाला बात करके क्या फायदा तो भी लगता है ऐसे ठीक है तो भी लगता है कि थैंक यू सर बाय बाय सर Thank you, sir. बाय सर थैंक यू सर Bye, sir. बाय सर